हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को, जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। आज की ये जो लेक्चर है ये थोड़ी सी लेंदी होने वाली है। हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल होने वाली है। इस लेक्चर के एंड तक आपको कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और छोटे छोटे कैलकुलेशन है वो सभी आपको समझ में आ जाएंगे। तो लेक्चर आज की थोड़ी सी लेंदी होगी। आप लोग प्लीज अपने पास वाटर बॉटल वगैरह रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और पूरा फोकस और अटेंशन अपने को चाहिए इस लेक्चर में, ठीक है। मैं आपको बीच में ब्रेक भी दूंगा, तो आप एकदम परेशान मत होइए, घबराइए मत। और जब भी आपको लगे कि आपका फोकस हट रहा है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ब्रेक ले सकते हो। पानी पीते रहिए और ध्यान से आज के लेक्चर को अटेंड कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को अपने स्टडी नोट्स के साथ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डायग्रामेटिक नोट से कस्टम ड्यूटी के बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दी थी। एक मैंने आपको जनरल लेवल पे मैंने बताया था कि आखिर कस्टम ड्यूटी है क्या, किस तरीके से लगती है, इसका क्या तरीका है इसको चार्ज करने का। अब हम लोग अपने मेन नोट्स में आते हैं जो आपको एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो नोट्स अभी आपके स्क्रीन पर है ये वो नोट्स है जो आप एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे आपको फॉलो करना है। इनसे आपको डेफिनेशंस वगैरह मिलेंगी और यहाँ पर मैंने बेयर एक्ट से जितने भी टॉपिक्स और डेफिनेशंस है वो यहाँ पर कवर किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक बार अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, कस्टम ड्यूटी इंट्रोडक्शन, ये अब नोट से मैं आपको पढ़ाऊंगा। पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग और ओवरव्यू के लिए था, और अब हम लोग इसको एक्ट के टर्म्स में, एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन और मीनिंग दी गई है वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम एक्ट 1962। कस्टम एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1962। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक बातें। कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये सभी बातें हम लोग जानते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि पिछले क्लासेस में बहुत सारे चीजों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आप ध्यान दीजिएगा और एकदम प्रॉपर अटेंशन से मुझे सुनिएगा। तो कस्टम ड्यूटी क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कस्टम ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है लेविड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर ये कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सर्विसेज के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। कस्टम ड्यूटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? गुड्स के ऊपर, ठीक है। तो गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ये कस्टम ड्यूटी लगाया जाने वाला एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। आइए, The Custom Act 1962 imposes duty on import of any goods into India और export of any goods out of India। यानी कि इंडिया में जब आप किसी भी गुड्स का इंपोर्ट करते हो या फिर इंडिया से आप बाहर किसी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, इन दोनों ही केसेस में कस्टम एक्ट आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी इंपोज कर देती है। इंपोर्ट मीन्स क्या है? ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। बाहर से भारत में सामान लेकर आने को इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स सेंडिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। भारत से बाहर गुड्स को भेजने को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मीनिंग जिस तरीके से यहां पर डिफाइन की गई है एज पर कस्टम एक्ट, आप ध्यान दीजिएगा कस्टम एक्ट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को किस तरीके से डिफाइन किया गया। यहां पर इंपोर्ट का मतलब परचेज नहीं बोला गया है। इंपोर्ट के मीनिंग में आप देखिए, यहां पर नहीं बोल रहा है इंपोर्ट मींस परचेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं बोला जा रहा है सेल टू आउटसाइड इंडिया, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि बाहर से गुड्स को जब आप भारत में लेकर आते हो और भारत से जब आप गुड्स को बाहर भेजते हो, इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते हैं। यानी इंपोर्ट, ये जो टर्म है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है या बहुत सारे लोगों को लगता है इंपोर्ट का मतलब परचेज।
ठीक है, लेमैन्स लैंग्वेज में हम लोग ऐसे ही समझते हैं, इंपोर्ट मतलब परचेज फ्रॉम अब्रॉड एंड एक्सपोर्ट मतलब सोल्ड टू अब्रॉड। लेकिन ये हमारी एक्ट की डेफिनेशन ऐसी नहीं है। एक्ट में क्या बोला गया, इंपोर्ट का मतलब जरूरी नहीं कि परचेज ही करना, इंपोर्ट का मतलब बाहर देश से भारत में सामान लेकर आना। लेकर आने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट, ये परचेज हो या अदरवाइज। इसी तरीके से भारत से सामान को जब आप बाहर भेजते हो तो इसे बोला जाता है एक्सपोर्ट। ये सेल भी हो सकता है या अदरवाइज कोई दूसरा ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट में क्या बोला गया है, आप देखिए मीनिंग जो एज पर एक्ट दी गई है, कस्टम एक्ट की जो मीनिंग दी गई है उसमें क्या बोला गया है, ब्रिंगिंग गुड्स। इंपोर्ट में बोला जा रहा है ब्रिंगिंग गुड्स और एक्सपोर्ट में क्या बोला जा रहा है, सेंडिंग गुड्स। यहां परचेज या सेल इस तरीके का कोई भी टर्म यूज नहीं किया गया है। ठीक है, अच्छा एक और बात, एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of Feb 1963। ये एक्ट बनाया तो क्या था 1962 में, पर ये एप्लीकेबल हुई थी, ये इन्फोर्सेबल हुई थी 1st February 1963 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पूरे देश पे ये कानून लागू हो जाती है। ठीक है, द एक्ट हैज रिप्लेस्ड सी कस्टम एक्ट। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पहले जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करते थे उसके लिए अलग अलग एक्ट बनाए हुए थे, वो सभी को बाद में सबस्यूम्ड करके कस्टम एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है यहां पर, द एक्ट हैज रिप्लेस्ड सी कस्टम एक्ट 1878। कस्टम ड्यूटी इज चार्ज्ड, ये चीज ध्यान दीजिएगा, कस्टम ड्यूटी हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, कस्टम ड्यूटी इज चार्ज्ड एट रेट स्पेसिफाइड इन द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम ड्यूटी किन आर्टिकल्स पे लगेगी, किस तरीके पे लगेगी, कैसी कैसी कस्टम ड्यूटी होती है, किस तरीके से उसके लीगल प्रोविजंस है, ये सारी बातें तो कस्टम एक्ट में बताई गई है। पर किस रेट से कस्टम ड्यूटी लगेगी, रेट ऑफ ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट में बताई गई है, ये मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था। ठीक है, कस्टम ऑफिसर इज पॉपुलरली टर्म्ड एज, कस्टम ऑफिसर इज प्रॉपरली टर्म्ड एज प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर, तो हम लोग इसे शॉर्ट में पीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीओ। तो आप देखिएगा ना, इस पूरे के पूरे चैप्टर में कई जगह पे पीओ का मेंशन आएगा। तो पीओ का मतलब प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर का मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट। तो जो कस्टम डिपार्टमेंट के जो ऑथोराइज्ड या डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर ऑफिसर। ये बेसिकली कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, कस्टम ऑफिसर इज पॉपुलरली टर्म्ड एज प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, तो इस चैप्टर में जहां जहां भी प्रॉपर ऑफिसर या शॉर्ट में पीओ आएगा, आप समझ जाइएगा कस्टम के जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। की डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिए, की डॉक्यूमेंट फॉर इंपोर्ट इज बिल ऑफ एंट्री। और ये कौन फाइल करता है, फाइल्ड बाय इंपोर्टर। इसी तरीके से की डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपोर्ट आर शिपिंग बिल, शिपिंग बिल ये कौन फाइल करता है, फाइल्ड बाय एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्टर फाइल करता है। यानी कि देखिए, जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती है, जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती है तो इसके लिए कुछ पेपर वर्क और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं। इन सारे पेपर वर्क में से जो सबसे इंपॉर्टेंट की डॉक्यूमेंट है, ये है इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री नाम की एक डॉक्यूमेंट होती है, ये इंपोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बिल ऑफ एंट्री 3 तरीके की होती है, अलग अलग कलर्स की होती है, एक व्हाइट कलर, एक येलो कलर और एक ग्रीन कलर। जब हम लोग गुड्स की क्लियरेंस कराते हैं होम कंजम्पशन के लिए, तो इसके लिए बिल ऑफ एंट्री हम लोग व्हाइट कलर की फाइल करते हैं। इस तरीके से जब हम लोग वेयर हाउसिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो इसके लिए येलो कलर की होती है। और बाद में वेयर हाउस से जब दोबारा हम लोग होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को क्लियर करते हैं तो इसके लिए ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग अच्छे से इसको मैं समझा दूंगा आपको अलग से। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पर समझिए बिल ऑफ एंट्री क्या है। बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये कौन फाइल करता है, इट इज फाइल्ड बाय द इंपोर्टर। जो इंपोर्ट करता है वो इसे फाइल करता है। ठीक है, की डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपोर्ट इज शिपिंग बिल। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शिपिंग बिल आपको फाइल करनी पड़ती है। ये कौन करता है, ये एक्सपोर्टर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर मतलब वही कस्टम के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको बोलते हैं प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, इसका नाम है
लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये क्या है? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये कौन आपको देता है? ये आपको देते हैं प्रॉपर ऑफिसर। जब आप क्या करते हो, शिपिंग बिल फाइल करते हो, ड्यूटी वगैरह का पेमेंट कर देते हो, तो फाइनली आपको पीओ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको दे देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आपको समझ में आया, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर और शिपिंग बिल ये दो एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और बिल ऑफ एंट्री क्या है? इंपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हालांकि इंपोर्ट के लिए यहाँ पर नोट्स में मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूं इंपोर्ट के लिए और भी दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक को बोला जाता है आईजीएम, मैंने पिछले दिन बताया था, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ठीक है, या फिर अराइवल मैनिफेस्ट। तो आईजीएम, और एक होता है एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड और आईजीएम ये दोनों भी इंपोर्ट के केस में डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है जो फाइल किए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेकर यहाँ पर मेंशन कर दूं, जब बात निकली है तो फिर इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, ये है इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है, और ये है मान लीजिए कस्टम पोर्ट, ठीक है, कस्टम पोर्ट। कस्टम पोर्ट मैं क्यों लिख रहा हूं? मैंने आपको पिछले दिन ही बताया था कि कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जब होती है तो वो कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा जो स्पेसिफाइड और ऑथोराइज्ड पोर्ट है वहीं से हो सकती है। किसी भी जगह पर कोई भी वेसल को हम लोग इंपोर्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी भी जगह से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट सिर्फ ऑथोराइज्ड कस्टम स्टेशन से ही हो सकती है, जैसे कि कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट या फिर लैंड कस्टम स्टेशन। ये मैंने आपको पिछले दिन बताया था, ठीक है। तो कस्टम पोर्ट का मतलब ये कस्टम स्टेशन है ऑथोराइज्ड बाय कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर कोई वेसल आ रहा है, ये एक वेसल है, इसमें क्या है? इसमें है गुड्स। तो देखिए कस्टम पोर्ट पे आने के पहले, कस्टम पोर्ट पे आने के पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो वेसल है ना, इस वेसल के अंदर एक आदमी होता है। ये इसके अंदर कौन होते हैं? एक पर्सन होते हैं, जैसे कि मान लो कैप्टन, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? एक डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी पड़ेगी। ये एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम क्या है? आईजीएम। आईजीएम, आईजीएम फाइल करनी पड़ेगी, याद रखना, पोर्ट में आने के पहले। तो कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट जब इंडिया में कस्टम स्टेशन पे पहुंचता है तो पहुंचने के पहले, अराइवल के पहले उसे ये बतानी पड़ती है कि हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, है ना। तो कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट के जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि जो कैप्टन होते हैं या फिर जो आपके जो पायलट होते हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं बिफोर अराइवल ऑन द एयरपोर्ट या फिर पोर्ट। पोर्ट या एयरपोर्ट पे पहुंचने के पहले इलेक्ट्रॉनिकली वो क्या करते हैं? वेसल या एयरक्राफ्ट के जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो क्या करते हैं? एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, आईजीएम। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है? आप जो कुछ भी लेकर आ रहे हो उसकी पूरी डिटेल्स होती है। इस वेसल में या एयरक्राफ्ट में जो भी चीजें आप कैरी कर रहे हो उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स होती है, और ये रिपोर्ट आपको कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट में पहुंचने के पहले देनी पड़ती है, ठीक है। इसके बेसिस पे ही फिर आपको यहाँ पर अपने वेसल्स को या एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लैंड कराने का आपको क्या मिलेगा? परमिशन मिलेगा। अगर आपने आईजीएम पहले से सबमिट नहीं किया तो जो पीओ है यानी कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपको ये वेसल या एयरक्राफ्ट कस्टम स्टेशन पे लैंड करने ही नहीं देंगे। क्योंकि जब आप वेसल लेकर आ रहे हो या फिर एयरक्राफ्ट से जब गुड्स आ रही है तो पहले तो आपको कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट पे पहले लैंड करना होगा ना, फिर तो उसके बाद अनलोडिंग होगी। लेकिन लैंड करने की परमिशन आपको तब मिलेगी जब आपने आईजीएम पहले से सबमिट कर रखा है। तो आईजीएम बिफोर अराइवल सबमिट हो जाना चाहिए, मिनिमम 1 डे पहले, ठीक है। तो जब आपने सबमिट कर दिया आईजीएम, तो आईजीएम सबमिट करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? वो देखेगा हाँ क्या क्या आइटम है, इस
शिप के अंदर, इस वेसल्स के अंदर या एयरक्राफ्ट के अंदर कौन कौन से गुड्स आ रहे हैं, उनको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद वो लोग प्रॉपर ऑफिसर ना आपको परमिशन देगा, अप्रूवल देगा कि ठीक है आप अपना वेसल को पोर्ट पे लैंड कर सकते हो या फिर एयरक्राफ्ट को आप यहाँ पर लैंड कर सकते हो। तो आप लैंड करोगे, लैंड करने के बाद वापस से आपको पीओ की तरफ से एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिसको बोलते हैं एंट्री इनवर्ड। तो एंट्री इनवर्ड जब तक आपको नहीं मिलता आप अनलोड नहीं कर सकते हो गुड्स। आपने देखिए जो शिप या वेसल है वो तो पोर्ट पे लैंड हो गया, लेकिन उसके बाद गुड्स की जो अनलोडिंग होगी, अनलोडिंग आप तभी कर सकते हो जब आपको एंट्री इनवर्ड मिलेगा। जब तक आपको एंट्री इनवर्ड नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि आप जहाज लेकर आए पोर्ट में जैसे ही लगाया और तुरंत तुरंत आपने माल उतारना स्टार्ट कर दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप शिप को लेकर आते हो कस्टम स्टेशन में, कस्टम पोर्ट में या कस्टम एयरपोर्ट में। जब आप शिप को लेकर आते हो, लेकर आने के बाद आप वहां से सामान तुरंत अनलोड नहीं करोगे until and unless entry inward has been issued by the PO। प्रॉपर ऑफिसर जब तक आपको एंट्री इनवर्ड नहीं देता आप सामान की अनलोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए एंट्री इनवर्ड मिल गया, क्या मिल गया, एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड ये जो है मान लीजिए ये पीओ है, ये क्या करेगा आपको एक डॉक्यूमेंट देगा, इसका नाम है एंट्री इनवर्ड। जब एंट्री इनवर्ड आपको मिल जाएगा तो फिर आपके पास परमिशन है, आप गुड्स को अनलोड कर सकते हो। अब आप गुड्स को अनलोड तो करोगे, अनलोड करने के बाद क्या करोगे, अनलोड करने के बाद उस गुड्स को पोर्ट पे तो नहीं छोड़ोगे। गुड्स अनलोड होने के बाद इसकी क्लियरेंस करनी पड़ती है, और गुड्स की क्लियरेंस दो तरीके से हो सकती है, या तो होम कंजम्पशन के लिए या तो वेयरहाउस के लिए, ठीक है। आप या तो होम कंजम्पशन के लिए या तो वेयरहाउस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको क्लियर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को क्लियर कराते हो तो क्या करना पड़ेगा, एक फिर से एक डॉक्यूमेंट फाइल करनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट कौन फाइल करेगा, ये इंपोर्टर फाइल करेगा। जैसे मान लीजिए ये है हमारा इंपोर्टर, ये है हमारा इंपोर्टर, ये क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एंट्री। ये इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा और इसके बेसिस पे गुड्स की क्लियरेंस हो जाएगी। इसके बेसिस पे क्या हो जाएगी, गुड्स की क्लियरेंस। अब ये जो बिल ऑफ एंट्री है ना, ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप बिल ऑफ एंट्री जो फाइल कर रहे हो, ये बिल ऑफ एंट्री व्हाइट कलर की एक आती है, व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री आप फाइल करो, या फिर बिल ऑफ एंट्री एक जो आती है वो येलो कलर की आती है, ये फाइल करो। तो इंपोर्टर या तो व्हाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है या तो येलो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इंपोर्टर अगर चाहता है कि जो गुड्स अनलोड हुई है वो तुरंत तुरंत मैं लेकर चला जाऊं और अपने बिजनेस में उसे यूज करूं, यूटिलाइज करूं, सेल करूं, जो भी करना है वो करूं, ठीक है। तो वो गुड्स को वो तुरंत तुरंत लेकर जाना चाहता है अपने यूटिलाइज करने के लिए, तो वो क्या करेगा, इंपोर्टर तुरंत तुरंत टैक्स का पेमेंट करेगा और सामान लेकर चला जाएगा। तो अगर इंपोर्टर अनलोडिंग के तुरंत बाद गुड्स को लेकर जाना चाहता है, then he will have to make the payment of import duty and then he can release the goods, he can release the goods and he can take the goods and utilize the same for his purpose। चाहे वो सेल करना चाहे, वो प्रोडक्शन में उसको एज एन इनपुट यूज करना चाहे, जैसे भी यूज करना चाहे। तो अगर इंपोर्टर उसे तुरंत तुरंत लेकर जाना चाहता है अपने पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए, तो उसे व्हाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। व्हाइट बिल ऑफ एंट्री जब इंपोर्टर फाइल करेगा तो तुरंत उसे ड्यूटी की जो भी अमाउंट होती है वो उसे पे करना पड़ेगा। ड्यूटी का पेमेंट होने के बाद फिर जो ये गुड्स अनलोड हुआ है इसे इंपोर्टर लेकर जा सकता है और अपने काम में यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन अगर इंपोर्टर चाहता है कि नहीं नहीं, ये जो गुड्स हमने अनलोड कराया है इसे अभी लेकर नहीं जाएंगे, इसे थोड़े बाद में लेकर जाएंगे, तो फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग इंपोर्टर क्या करता है, कस्टम एरिया में ना वेयरहाउस का भी एक जगह होता है। तो जैसे मान लो ये कस्टम का जो पोर्ट है ये काफी बड़ा एरिया होता है, ठीक है। कस्टम पोर्ट छोटे मोटे नहीं, काफी बड़े पोर्ट होते हैं, और इस बड़े पोर्ट में ना वेयरहाउसिंग एरिया भी होता है। तो वेयरहाउसिंग एरिया में क्या होता है, बहुत सारे कंटेनर्स रखे होते हैं, कंटेनर्स, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये मान लो ये वेयरहाउसिंग एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स वगैरह रखे होते हैं, इंपोर्ट से जो भी सामान वगैरह आता है वो यहाँ पर
रखवा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इंपोर्टर चाहता है कि मैंने जो गुड्स अनलोड कराया है इसे मैं फिलहाल के लिए कस्टम पोर्ट में ही वेयरहाउस करवा दूं, कस्टम के वेयरहाउस में इसे जमा करवा दूं, बाद में कुछ दिन के बाद मैं इसे लेकर जाऊंगा अपने यूटिलाइजेशन के लिए, तो फिर क्या करेगा, वो येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। तो इंपोर्टर क्या करेगा, येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि मैं अभी गुड्स लेकर जाऊंगा नहीं, मैं इसे आपके अंडर कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर मैं वेयरहाउस करवाना चाह रहा हूं। मतलब ये जो गुड्स मैंने अनलोड करवाया है ये अभी तुरंत तुरंत मैं लेकर नहीं जाऊंगा होम कंजम्पशन के लिए, बल्कि मैं इसे अभी वेयरहाउस में डिपॉजिट करवा के रख दूंगा। ये कस्टम डिपार्टमेंट के अंडर में ही रहेगी। कस्टम डिपार्टमेंट के जो कस्टोडियंस होते हैं, जो निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं, इनके अंडर में मैं अभी सामान को रखवा देना चाहता हूं। तो इसके लिए येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री ये फाइल करेगा। जैसे ही आप येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, आपने जो भी गुड्स को अनलोड कराया था वो कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर क्या करेंगे, वेयरहाउस में जाके जमा कर देंगे, आपके नाम से वो डिपॉजिट हो जाएगा। फिर बाद में जब आप उसको रिलीज करवाना चाहो, जब आप उसको होम कंजम्पशन के लिए फिर से दोबारा उसको आपको क्लियर करवाना है, तो फिर से आपको एक और बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। ये जो थर्ड बिल ऑफ एंट्री होगी ना, ये होगी ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री। जो होगी ये कौन से कलर की होगी, ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करनी पड़ती है, ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर तब फाइल करता है जब उसे वेयरहाउस में जमा किया हुआ गुड्स उसे होम कंजम्पशन के लिए रिलीज करवाना होता है। मतलब पहले जब इंपोर्ट करके लाए थे, लाने के बाद आपने उसको वेयरहाउस में डलवा दिया, तो वेयरहाउस में डिपॉजिट करने के लिए आपने येलो बिल ऑफ एंट्री फाइल की। बाद में वेयरहाउस से जब आप होम कंजम्पशन के लिए उसको जब रिलीज करोगे, जब वहां से आप गुड्स को क्लियर करोगे, तो वेयरहाउस से क्लियरेंस करवाने के लिए आपको ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फिर से फाइल करनी होगी। यानी कि जो गुड्स इंपोर्ट हुआ है वो डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए नहीं जा रहा है। जो गुड्स इंपोर्ट हुआ है पहले वो वेयरहाउस में जा रहा है, वेयरहाउस के बाद फिर वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जब वेयरहाउस में पहले जाएगा गुड्स, उसके बाद फिर वहां से होम कंजम्पशन के लिए जब क्लियर होगा, तो दो बिल ऑफ एंट्री होती है, एक येलो कलर की वेयरहाउस में भेजने के लिए और फिर एक ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए रिलीज करने के लिए। और अगर आप डायरेक्ट जो गुड्स इंपोर्ट हुआ है उसको डायरेक्ट आप होम कंजम्पशन के लिए रिलीज कराना चाहते हो, तो एक ही बिल ऑफ एंट्री व्हाइट कलर की आपको फाइल करनी पड़ेगी और आपका गुड्स जो है वो क्लियर हो जाएगा आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो ये बिल ऑफ एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट है, 3 कलर की होती है। ठीक है, व्हाइट जो है वो डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए जब आप क्लियर कराओगे गुड्स उसके लिए, और जब आप वेयरहाउस में भेजोगे और बाद में गुड्स को क्लियर कराओगे तो वेयरहाउस में भेजने के लिए येलो बिल ऑफ एंट्री और बाद में वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए रिलीज कराने के लिए ग्रीन बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, और ये बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करता है, ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है इंपोर्टर। ये कौन है भाई, ये है हमारा इंपोर्टर। इंपोर्टर समझ में आया आपको? देखिए देखिए मैंने आपको पिछले दिन बताया था पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज मतलब जिन लोगों को फॉर्मेलिटी करनी होती है, जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं उनके जो पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी होती है, वो जिन पर्सन की जिम्मेदारी होती है उसे बोलते हैं पर्सन इंचार्ज। जैसे कि अगर गुड्स इंपोर्ट हो रही है मान लो वेसल से, तो पर्सन इंचार्ज कौन हो जाएगा, जो वेसल का कैप्टन है। अगर एयरक्राफ्ट से हो रही है तो पर्सन इंचार्ज हो जाएगा जो पायलट है ना। इसी तरीके से अगर लैंड के थ्रू हो रही है, तो अगर ट्रक या लैंड रूट से हो रही है, रोडवेज से हो रही है, तो जो ड्राइवर है वो हो जाएगा। रेलवे के थ्रू हो रही है तो जो कंडक्टर या गार्ड है वो हो जाएगा पर्सन इंचार्ज। ये जितने भी लोग होते हैं ना, ये सारे को बोलते हैं पर्सन इंचार्ज। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से इंपोर्ट हो रही है। तो जो पर्सन इंचार्ज होता है ना, जैसे मेरे एग्जाम्पल में पर्सन इंचार्ज कौन है, मेरे एग्जाम्पल में पर्सन इंचार्ज कौन है बोलो, कैप्टन। तो ये जो कैप्टन है ये कौन है, पर्सन इन चार्ज, पीआईसी। ये जो कैप्टन है ये क्या करेगा, आईजीएम पहले फाइल करेगा बिफोर अराइवल, बिफोर अराइवल एट कस्टम स्टेशन, जैसे कि कस्टम पोर्ट। और जैसे ही वो आईजीएम फाइल करेगा उसके बाद जब तक एंट्री इनवर्ड नहीं मिल जाती, एंट्री इनवर्ड कौन देगा, एंट्री इनवर्ड देगा ये बंदा। ये कौन है भाई, ये है पीओ। ये कौन है, पीओ। पीओ जब तक एंट्री इनवर्ड नहीं देता, जब तक पीओ एंट्री इनवर्ड नहीं देता, ये अपने वेसल को पोर्ट पे नहीं लेकर आ सकता। ठीक है,
आईजीएम फाइल करेंगे, इसके बाद फिर जो वेसल है वो पोर्ट पे आएगी, एंट्री इनवर्ड जैसे ही मिल जाएगी उसके बाद अनलोडिंग होगी, एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद अनलोडिंग होगी, इसके बाद इंपोर्टर क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, या तो होम कंजम्पशन के लिए या फिर वेयरहाउस में भेजने के लिए। ये पूरी की पूरी स्टोरी होती है। चलो, तो अब हम लोग वापस से एक बार देखते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक साथ आएंगी, आपको स्टोरी पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। तो आगे टेबल में देखिए कुछ मीनिंग दी हुई है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे से मीनिंग है, कुछ तो मैंने आपको पिछले दिन ही बता दिया था, वापस से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है, देखिए कस्टम ड्यूटी इज गवर्नड बाय एंट्री नंबर 83 बाय यूनियन लिस्ट, ये सब मैंने आपको पिछले दिन बता दिया था, ठीक है। एंट्री नंबर 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन क्या लिखा हुआ है, इट इज लेविड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब क्या है, कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी, हेंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस की जो रेवेन्यू या इनकम है, इसके बेसिस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू। बिजनेस के इनकम से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस के रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। कस्टम ड्यूटी जो है ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर लगाई जाती है, मतलब गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। तो इसका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। हेंस गुड्स इंपोर्टेड, क्या लिखा है, हेंस गुड्स इंपोर्टेड फॉर रीसेल और सेल्फ यूज। आप गुड्स को इंपोर्ट करो खुद के यूज के लिए या फिर उसे रीसेल कर दो, ठीक है। कभी कभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं वापस से उसको एक्सपोर्ट या रीसेल करने के लिए। तो आप किसी भी पर्पस के लिए गुड्स को इंपोर्ट करो खुद के यूज के लिए या रीसेल करने के लिए, दोनों ही केस में क्या होगा, बोथ शैल बी लायबल टू कस्टम ड्यूटी, दोनों में ही कस्टम ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या लिखा हुआ है, import and export are not to be confused with international purchase and international sale। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम लोग इंटरनेशनल परचेज या इंटरनेशनल सेल से कंपेयर नहीं करेंगे, उसके साथ हम लोग मिक्स नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इट इज, क्या लिखा है, इट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया एंड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सीधा मतलब है मूवमेंट ऑफ गुड्स, बाहर से जब भारत लेकर आएंगे इंपोर्ट है, भारत से जब बाहर लेकर जाएंगे एक्सपोर्ट है, ठीक है। अब एग्जांपल में क्या बोला गया देखो, इफ द एजेंट, नीचे देखना, इफ द एजेंट इन इंडिया गेट्स गुड्स फ्रॉम हिज ओवरसीज प्रिंसिपल देन ऑल्सो कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड। मान लो कोई एक बिजनेसमैन है जो अब्रॉड में है और वो अपने इंडिया में एजेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, वो सेल नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गुड्स को भेज रहा है, जैसे कंसाइनमेंट वगैरह भेजा जाता है, इसी तरीके से कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, भेज रहा है कंसाइनमेंट। तो यहां पर कोई सेल या परचेस तो हो नहीं रही है, लेकिन क्योंकि बाहर से गुड्स भारत में आ रही है तो यहां पर भी कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। तो समझ में आया आपको, कस्टम ड्यूटी गुड्स के मूवमेंट के बेसिस पे लगती है, परचेज और सेल के बेसिस पे नहीं, यही चीज यहां पर बताई गई है। गुड्स का मतलब क्या होता है देखो, एक बहुत अच्छी बात, कस्टम ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स ओनली एंड नॉट ऑन सर्विसेज। ये मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था, आज भी मैंने बताया, कस्टम ड्यूटी सिर्फ गुड्स के केस में लगती है। और गुड्स का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछले दिन बता भी दिया था, आई थिंक इस नोट्स में भी है, मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर नॉट सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी रादर गवर्न बाय जीएसटी लॉ। तो जो सर्विसेज है उसकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है वो जीएसटी के एक्ट में कवर होती है, यहाँ पर कवर नहीं होती, ठीक है। चलिए, स्पेसिफाइड रेट, स्पेसिफाइड रेट में क्या बोला है बताइए, कस्टम ड्यूटी का जो रेट है वो कहाँ से मिलता है, मैंने आपको बताया था ना, कस्टम ड्यूटी के रेट के लिए एक अलग एक्ट बना है, इसका नाम क्या है बोलिए, कस्टम टैरिफ एक्ट। तो क्या बोला है देखो ध्यान से, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, SWS यानी कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये एक अलग तरह की टैक्स होती है जो कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगाई जाती है। मतलब आप जो भी कस्टम ड्यूटी दोगे उसे बोलते हैं BCD, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो जो भी गुड्स इंपोर्ट करते हो उसके ऊपर जो आप कस्टम ड्यूटी दे रहे हो वो तो BCD है, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर अलग से आपको क्या देना पड़ता है, SWS मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज देना पड़ता है। तो कस्टम ड्यूटी तो आपको देना पड़ेगा ही BCD के नाम पे, प्लस आपको एडिशनली एक और सरचार्ज देना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज SWS, ये आपको 10% के रेट से देना पड़ता है। देखो नीचे रेट बताया गया है, SWS इज चार्ज एट द रेट 10%, ठीक है। SWS चार्ज क्यों किया जाता है, तो देखो यहाँ पर नीचे लिखा गया है SWS क्यों चार्ज किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल यूटिलाइज अमाउंट कलेक्टेड एज SWS फॉर द पर्पज ऑफ
एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, यानी एजुकेशन सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए और सोशल सिक्योरिटी मतलब डिफेंस वगैरह के लिए, ठीक है, चाहे सिविल डिफेंस हो या नेशनल डिफेंस हो, जो भी, तो जो भी है इन सारे पर्पसेस के लिए इन पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा। ये जो सरचार्ज का अमाउंट आएगा ना, SWS का, सोशल वेलफेयर सरचार्ज का जो भी कलेक्शन होगा, इस कलेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट किन कामों में यूज करेगी? एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी के लिए यूज करोगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट इज नॉट लायबल टू SWS। एक्सपोर्ट के लिए ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये किस में लगता है? सिर्फ इंपोर्ट के केस में लगता है, ठीक है। चलो, कौन से अमाउंट पे लगेगा? ये BCD पे लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो SWS है ये 10%, 10% किसका? तो ध्यान देना, 10% ऑन BCD, BCD का मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, 10% ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी। देखो क्या लिखा हुआ है SWS में, देखो ऊपर, अपार्ट फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इंपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स सोशल वेलफेयर सरचार्ज शैल बी एप्लीकेबल। मतलब BCD तो आपको देना ही है, अपार्ट फ्रॉम BCD तो देना ही है, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम BCD आपको SWS भी देना है एट द रेट 10%। और ये जो 10% का जो SWS है ये BCD पे लगाना है। देखो नीचे क्या बोला जा रहा है, नॉट इंक्लूडिंग, आपको दिख रहा है यहाँ पर नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है। देखो SWS shall be calculated at the rate 10% on the aggregate amount not including, ठीक है। नॉट इंक्लूडिंग में ध्यान देना, नॉट इंक्लूडिंग में क्या बोल रहा है? सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड SWS। यानी कि जब आप सोशल वेलफेयर सरचार्ज कैलकुलेट करोगे 10% के रेट से, तो कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे? जो एग्रीगेट वैल्यू है जिसके ऊपर आप 10% SWS को चार्ज करोगे उस पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए ये 4 आइटम, 1 2 3 4। पहला सेफगार्ड ड्यूटी, दूसरा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, तीसरा एंटी डंपिंग ड्यूटी और फोर्थ सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक है। तो ये सब आपको, अगर कोई दूसरा सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी अगर आप इसमें लगा रहे हो तो वो भी आपको इंक्लूड नहीं करना। मतलब ये सारे चीज इंक्लूड नहीं करने हैं, इनको छोड़कर, इनको एक्सक्लूड करके जो अमाउंट है उस पे आपको SWS लगाना है। सिंपली आप समझो SWS आपको किस पे लगाना है? BCD पे, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो ड्यूटी है, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो ऊपर 3 ड्यूटी दी गई है, सेफगार्ड और काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग, ये हम लोग आगे बात करेंगे। ये सारी ड्यूटी क्या होती है, क्यों लगाई जाती है, इनका क्या पर्पज है, ठीक है। हम लोग जब टाइप ऑफ ड्यूटी पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे क्या बोला गया है? राउंडिंग ऑफ ड्यूटी। राउंडिंग ऑफ मतलब जो भी आपकी ड्यूटी की अमाउंट होगी उसको आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट रुपी, ठीक है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर राउंड ऑफ हम लोग को वैसे भी करना पड़ता है, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो भी ड्यूटी का अमाउंट होगा उसको आपको राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करेंगे? देखो, टू दी नियरेस्ट रुपी, मतलब जो भी आपके डेसिमल में जो अमाउंट आएंगे, जो पैसे आएंगे, वो पैसे को आपको रुपी में कन्वर्ट कर देना है। और राउंडिंग ऑफ का जो नॉर्मल रूल है वो आपको पता ही होगा कि डेसिमल के बाद अगर 5 या उसके ऊपर का फिगर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? राउंड फिगर में, यानी कि रुपी में ऐड कर देते हैं। यानी कि पैसे में जो 5 या उसके ऊपर होंगे उसको हम लोग रुपी में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है, मान लो ड्यूटी है कितने का? 40,928 रुपीज 50 पैसे। तो आप देखो डेसिमल के बाद 0.50 है ना, तो 0.5 या उसके ऊपर का अगर अमाउंट होगा तो हम लोग रुपी में 1 ऐड कर देंगे। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? 40,929, 28.5 को 29 कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 5 था, तो डेसिमल के बाद 5 या उसके ऊपर रहेगा तो हम लोग उसको अमाउंट में, रुपीस में ऐड कर देंगे। कुछ और एग्जाम्पल नीचे भी दिए गए हैं, आप खुद से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चार्जेबिलिटी, चार्जेबिलिटी में देखो क्या बोला गया है? कस्टम ड्यूटी शैल बी लेविड एट सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट, ठीक है। ये तो बता दिया गया है, ठीक है, ये तो बता दिया गया ऑलरेडी। कस्टम ड्यूटी जो कस्टम टैरिफ एक्ट में जो रेट दिया गया है उसके हिसाब से ही चार्ज की जाएगी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट गुड्स, अगर सरकार गुड्स लेकर आती है तो इसका क्या ट्रीटमेंट? गवर्नमेंट गुड्स मतलब गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कंट्री के लिए अगर कोई गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट गुड्स शैल बी ट्रीटेड एट पार विद द नॉन गवर्नमेंट गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगर गवर्नमेंट कोई गुड्स बाहर से लेकर आती है तो ऐसा नहीं कि उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा,
क्योंकि बहुत लोगों को लग सकता है ये तो गवर्नमेंट का सामान है, गवर्नमेंट खुद लेकर आ रही है, गवर्नमेंट गुड्स है, तो अब टैक्स भी गवर्नमेंट ले रही है, गुड्स भी गवर्नमेंट का है, तो इस पे तो आई थिंक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, कस्टम डिपार्टमेंट एक अलग सेगमेंट है रेवेन्यू का, ठीक है। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें से एक कस्टम डिपार्टमेंट, इट इज अ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर। तो कस्टम डिपार्टमेंट के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स कौन लेकर आ रहा है, ये कोई प्राइवेट एंटिटी का गुड्स है या कोई गवर्नमेंट बॉडी का या कोई गवर्नमेंट कंपनी का गुड्स है। तो गवर्नमेंट गुड्स भी है, अगर गवर्नमेंट भी मंगवा रही है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई गुड्स मंगवा रही है, वो भी कस्टम डिपार्टमेंट उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे प्राइवेट गुड्स आती है, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी के जो प्रोविजंस है वो सारे के सारे एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट गुड्स हो या प्राइवेट गुड्स हो, ठीक है। वही चीज बताई गई है यहाँ पर, गवर्नमेंट गुड्स शैल बी ट्रीटेड एट पार विद द नॉन गवर्नमेंट गुड्स, ठीक है। बस इतना आप समझ लो, बस हो गया काम। चलो आगे देखो क्या बोला है, एक्सेस ड्यूटीज कलेक्टेड फ्रॉम द बायर नीड टू बी डिपॉजिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जैसे ऐसे बताने के लिए बोल दिया कि कभी कभी एक्सेस ड्यूटी अगर पे हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अगर एक्सेस कस्टम ड्यूटी का पेमेंट हो गया है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं। ये जस्ट ऐसे आप जान के रखो, एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपोर्ट प्रोसीजर, ये जो पॉइंट है ना, ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं। इंपोर्ट किस तरीके से होती है, क्या उसकी स्टेप्स या प्रोसीजर है, ये आपके सिलेबस का सेंट जेवियर्स कॉलेज में ये आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल अभी सेमेस्टर 3 में, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो, वैसे मैंने आपको काफी चीजें तो बता दी इंपोर्ट प्रोसीजर का, मैंने नोट्स में दे दिया है, क्योंकि ये जो नोट्स ये जनरल है, अदर यूनिवर्सिटी के लिए भी इस तरीके से बनाई गई है। आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार फटाफट से आपको रीड करके बता देता हूं आपके नॉलेज और जानकारी के लिए। तो इंपोर्ट प्रोसीजर में देखिए सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इंपोर्ट प्रोसीजर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट प्रोसीजर, ध्यान से देखिएगा। इंपोर्ट प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट इन इंडिया। सबसे पहले कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट इंडिया में आएगा, अराइव करेगा। आगे ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, अ वेसल और एयरक्राफ्ट कैन लैंड इन इंडिया आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट। देखो कोई भी एयरक्राफ्ट या वेसल डायरेक्टली इंडिया में लैंड नहीं कर सकता, डायरेक्टली वो किसी भी कस्टम स्टेशन में, कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट में डायरेक्टली नहीं आ सकता अनटिल एंड अनलेस कस्टम डिपार्टमेंट से उसको अप्रूवल या परमिशन ना मिले। तो आने के पहले, अराइवल के पहले क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, अ वेसल और एयरक्राफ्ट कैन लैंड इन इंडिया ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट। अब ये अप्रूवल कैसे मिलेगा, है ना, अराइवल के पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कस्टम डिपार्टमेंट से। और ये अप्रूवल कैसे मिलेगा, देखो, फॉर दिस पर्पज पर्सन इंचार्ज, पर्सन इंचार्ज मतलब वेसल का कैप्टन, एयरक्राफ्ट का पायलट, ये जो भी होते हैं, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए पर्सन इंचार्ज ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर, वो क्या करेगा, डिलीवर करेगा, किसे, प्रॉपर ऑफिसर को। तो जो पर्सन इंचार्ज है वो प्रॉपर ऑफिसर यानी कि जो डेजिग्नेटेड कस्टम ऑफिसर है उसको वो डिलीवर करेगा। क्या डिलीवर करेगा, एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है IGM, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वो क्या देगा, IGM। इसे हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड अराइवल मैनिफेस्ट, ठीक है। कैसे देगा ये, इलेक्ट्रॉनिकली, ईमेल के थ्रू या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब देगा, प्रायर टू अराइवल ऑफ द वेसल और एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट या वेसल के अराइवल के पहले ये देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, अगर आप पहले IGM नहीं दोगे तब तो आपको पोर्ट पे लैंड करने ही नहीं मिलेगा। तो कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट कस्टम स्टेशन में यानी कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट में लैंड तभी कर सकता है, वहां पर उतर तभी सकता है, वहां पर रुक तभी सकता है पहले जब उसने IGM फाइल कर दिया। अगर पर्सन इंचार्ज ने IGM फाइल नहीं किया बिफोर अराइवल, तब तो आप मान के चलो आपको किसी पोर्ट या एयरपोर्ट में आपको लैंड करने के लिए ही परमिशन नहीं मिलेगा। और बिना परमिशन के अगर आपने लैंड कर लिया किसी पोर्ट या एयरपोर्ट में, तब तो उसके जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज है वो तो अलग ही आपको जो लगेंगे सो लगेंगे। समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कोई भी जो वेसल या एयरक्राफ्ट होते हैं उसके जो पर्सन इंचार्ज होते हैं, कैप्टन हो या पायलट हो, उससे बिफोर अराइवल क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिकली IGM पहले फाइल कर देना पड़ता है PO को। PO फिर उसको देखेगा, उसके बाद फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड फ्रॉम वेसल अंटिल एंट्री इन वर्ड इज ग्रांटेड। तो जब पर्सन इंचार्ज IGM फाइल कर देता है PO को, तो PO उसमें देखता है, IGM में लिखा रहता है पूरा डिटेल्स, आप क्या क्या चीज लेकर आ रहे हो, वो सारी गुड्स
की सारी डिटेल होती है, वो सब कुछ देखने के बाद पीओ क्या करता है, उसे अप्रूव कर देता है। अगर उसे ठीक लगता है तो उसे अप्रूव कर देता है कि ठीक है चलो आ जाओ, लैंड करा लो अपने एयरक्राफ्ट या वेसल को, वो लैंड करने के लिए परमिशन दे देता है। जब परमिशन तो मिल गया, ध्यान से सुनना, एयरक्राफ्ट या वेसल को पोर्ट या एयरपोर्ट में लैंड कराने का परमिशन तो मिल गया, लेकिन अभी माल नहीं उतारना है। ऐसा नहीं कि पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे जो वेसल है या एयरक्राफ्ट है वो आकर लैंड कर लिया, इसका मतलब वो तुरंत तुरंत आके माल डालना स्टार्ट कर देगा। नहीं नहीं नहीं, माल अभी अनलोड नहीं करना है। कब तक? जब तक आपको एंट्री इनवर्ड ना दे दे। तो क्या बोला जा रहा है, द मास्टर ऑफ वेसल शैल नॉट परमिट, मास्टर ऑफ वेसल शैल नॉट परमिट अनलोडिंग ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स, shall not permit unloading of any imported goods until order has been given by proper officer granting entry inward to such vessel। बोल रहा है जब तक प्रॉपर ऑफिसर अपने तरफ से एंट्री इनवर्ड नाम का डॉक्यूमेंट ना दे दे। एंट्री इनवर्ड क्या है? बेसिकली एक परमिशन है कि अब आप माल को उतार सकते हो, अनलोड कर सकते हो। तो जब तक प्रॉपर ऑफिसर आपको परमिशन ना दे दे कि ठीक है चलो आप माल उतारो, तब तक आप गुड्स की कोई अनलोडिंग नहीं कर सकते। समझ में आया? तो मास्टर ऑफ द वेसल मतलब वही पर्सन इंचार्ज। इसके बाद माल उतर गया, माल उतरने के बाद क्या होगा? संग संग आप लेकर जाने लगोगे? नहीं नहीं नहीं, माल अनलोड होता है, गुड्स अनलोड होता है, इसके बाद वो कस्टोडियन के पास चला जाता है। कस्टोडियन कौन होते हैं? ये भी ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट के ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं जो गुड्स को अपनी कस्टडी में रखेंगे, अपने अंडरटेकिंग में रखेंगे। मतलब जो गुड्स आपने वेसल या एयरक्राफ्ट से अनलोड कराया है, अनलोड कराने के बाद ये कस्टम डिपार्टमेंट के कस्टडी में चला जाएगा और वहां के कुछ ऑफिसर्स उनको अपने निगरानी में रखेंगे। उन ऑफिसर्स को कस्टोडियन बोला जाता है। ठीक है, कस्टोडियन बेसिकली आप समझ लो कस्टम डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है, कस्टम डिपार्टमेंट के अंडरटेकिंग में ये गुड्स चला जाएगा जो आपने अनलोड कराया है। ठीक है, अच्छा, कस्टम डिपार्टमेंट के पास आपका गुड्स अनलोड होकर चला गया, अब आपको क्या करना है? आप हो इंपोर्टर। ठीक है, आप हो इंपोर्टर, आपका गुड्स आ गया पोर्ट में और पोर्ट में आके वो कस्टोडियन के पास चला गया, कस्टम डिपार्टमेंट के पास चला गया। अब आप क्या करोगे? आप एज एन इंपोर्टर अब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। अब आप क्या करोगे? एज एन इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। अच्छा, बिल ऑफ एंट्री आप कैसे फाइल कर सकते हो? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अगर डायरेक्टली होम कंजम्पशन पे लेकर जाना है तो व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो। अगर आपको वेयरहाउस में जमा करवाना है तो येलो कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो। बाद में वेयरहाउस से जब निकालोगे होम कंजम्पशन के लिए तो ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना। सेम चीज देखो यहां पर बोला गया, बिल ऑफ एंट्री सेक्शन वगैरह आप 46 और ये सब जो भी है, ये सब फिलहाल के लिए आप उतना ध्यान मत दो। ठीक है, नॉलेज के लिए सिर्फ पढ़ो, ये सेक्शन वगैरह पे आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। द इंपोर्टर सेल फाइल, इंपोर्टर सेल फाइल बिल ऑफ एंट्री किसको? टू द प्रॉपर ऑफिसर। जो भी कस्टम डिपार्टमेंट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनको अब इंपोर्टर क्या करेगा? फाइल करेगा बिल ऑफ एंट्री। कैसे फाइल करेगा? इलेक्ट्रॉनिकली। और ये बिल ऑफ एंट्री कैसा हो सकता है? इट कैन बी अ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और इट कैन बी अ बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। अब ये बिल ऑफ एंट्री दो तरीके का हो सकता है। जो इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा ये दो तरीके का हो सकता है, या तो होम कंजम्पशन के लिए या तो वेयर हाउसिंग के लिए। जो होम कंजम्पशन के लिए होता है ये बेसिकली कौन से कलर का होता है? व्हाइट बिल ऑफ एंट्री। और जो वेयर हाउसिंग के लिए होता है ये क्या होता है? येलो बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, ग्रीन वाला जो होता है बाद में जब आप वेयरहाउस से इसको रिलीज कराओगे तब ग्रीन बिल ऑफ एंट्री वापस से फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है देखो, अ बिल ऑफ एंट्री शैल इंक्लूड ऑल द डिटेल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इट्स वैल्यू, डिटेल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, इट्स वैल्यू एंड ड्यूटी पेबल एटसेट्रा। जो इंपोर्टर अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा ना, उसके अंदर जो भी इंपोर्ट किया है आपको सारे गुड्स का डिटेल देना पड़ेगा। उसकी वैल्यू कितनी है, कितने अमाउंट में आपने उसको परचेज वगैरह किया, उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। प्लस उस पे जो रेट ऑफ ड्यूटी है उसको अप्लाई करके जो आपकी जो ड्यूटी का अमाउंट बन रहा है वो ड्यूटी पेबल कितना है वो भी सब लिखना पड़ेगा। ये सारा डिटेल इंपोर्टर को फिलअप करके जमा करना पड़ता है बिल ऑफ एंट्री में। तो आप ध्यान रखना बिल ऑफ एंट्री में ये तीन चीजें मेंशन्ड होती है। क्या क्या? डिटेल्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और उसकी वैल्यू और ड्यूटी कितना पे करना है, ड्यूटी पेबल। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रहेगी। टाइमिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ध्यान देना बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करनी पड़ती है। टाइमिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, तो आपको एक चीज ध्यान रख सकते हो, ये मैं आपको इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको मेन चीज बताता हूं। अब बिल ऑफ एंट्री में बी प्रेजेंटेड एट द टाइम not exceeding 30 days prior to the expected arrival of the aircraft or vessel or vehicle by which goods have been supplied for importation into India। यानी इंपोर्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है, जब वो गुड्स भारत आने वाली है,
जिस दिन वो भारत पहुंचेगी उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे पिछले 30 दिन के अंदर अंदर आप चाहो तो एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर चाहे तो एडवांस में फाइल कर सकता है, पर एडवांस में फाइल करने का मतलब ये नहीं कि आप 40-50 दिन पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले फाइल कर दो। नहीं नहीं नहीं, जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल है उसके नेक्स्ट पीछे के 30 दिन के अंदर, नेक्स्ट नहीं सॉरी, उसके पिछले 30 दिनों के अंदर ही आपको क्या करना है, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल से पहले के 30 दिनों के अंदर अंदर, उसके पहले नहीं। समझ में आया? ज्यादा पहले फाइल करके फायदा नहीं है, पिछले 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना है। और लेटेस्ट कब तक फाइल हो जाना चाहिए बताओ? 1 दिन पहले तक, अराइवल होने के पहले तक। ठीक है, क्या लिखा देखो यहां पर, आगे देखना। Importer shall present bill of entry before the end of the day preceding the day on which aircraft or vessel or vehicle carrying the goods arrives at custom station. ठीक है, which such goods are to be cleared for home consumption or for warehousing. मतलब जिस दिन गुड्स आपका आने वाला है उसके विदिन 24 आवर्स के पहले तक आपका ये बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, 24 घंटे के पहले, सिर्फ शॉर्टकट में याद रखो, 24 घंटे के पहले। जैसे आज अगर आपका गुड्स पहुंचने वाला है तो जिस दिन अराइव होने वाला है, गुड्स पहुंचने वाला है, उसके 1 दिन पहले तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। इंपोर्टर को 1 दिन पहले तक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देना पड़ेगा। फिर से मैं फाइनल टाइम पढ़ रहा हूं। इंपोर्टर सेल फाइल प्रेजेंट बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्टर सेल प्रेजेंट बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रीसीडिंग द डे ऑन विच एयरक्राफ्ट इज टू बी अराइव्ड। मतलब एयरक्राफ्ट या वेसल जिस दिन अराइव होने वाला है उसके प्रीसीडिंग द डे, उसके 1 दिन पहले के खत्म होने के पहले। मतलब आप सिंपल समझ लो, आज अगर अराइव होने वाला है तो पिछले दिन तक आपको ये कर देना है। ठीक है, और मैक्सिमम आप अर्लीस्ट 30 दिन पहले तक आप एडवांस में कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, फाइनली जब आप बिल ऑफ एंट्री आप फाइल कर दोगे, फाइनली बिल ऑफ एंट्री जब इंपोर्टर फाइल कर देगा, बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल कर दिया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होम कंजम्पशन के लिए आप लेकर चले जाओ। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल कर दिया, इंपोर्टर ने फाइल कर दिया, इसके बाद आप अपना सामान लेकर चले जाओ फॉर होम कंजम्पशन। अच्छा, टैक्स पे करके जाना। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि गुड्स उठा के बस लेके चले जाओ, टैक्स वगैरह पे करना है। तो क्या लिखा हुआ देखो, इन केस इंपोर्टर हैज फाइल्ड, in case importer has filed bill of entry for home consumption, that is white bill of entry, then he will clear the duty and then क्या लिखा है, he will clear the duty, मतलब पहले ड्यूटी का पेमेंट करेगा, and then goods shall be released by PO, और उसके बाद ही PO गुड्स को रिलीज करेगा। ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर ऑफिसर गुड्स को ले जाने नहीं देगा जब तक आप ड्यूटी पे नहीं करोगे। आगे फिर क्या बोल रहा है, इन केस इंपोर्टर हैज फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग, यानी कि येलो बिल ऑफ एंट्री। अगर मान लो आपने येलो बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था वेयरहाउस में गुड्स को जमा कराने के लिए, देन गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू वेयरहाउस विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। उसके बाद आपका गुड्स जो है वो वेयरहाउस में जमा करा दिया जाएगा और आपको ड्यूटी का पेमेंट अभी फिलहाल करने की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आपका गुड्स जमा हो जाएगा वेयरहाउस में। लेटर विद इन द परमिटेड टाइम, परमिटेड टाइम कितना है? जनरली 1 ईयर। तो लेटर बाद में importer shall file another bill of entry for home consumption, popularly called green bill of entry। ठीक है, बाद में जो इंपोर्टर है वो फिर से एक बिल ऑफ एंट्री नया फाइल करेगा, ग्रीन कलर का, ग्रीन बिल ऑफ एंट्री, एंड क्लियर ड्यूटी विथ इंटरेस्ट इफ एनी, देन गुड्स शैल बी रिलीज्ड बाय पीओ। और उसके बाद अगर जो भी ड्यूटी है वो पेमेंट करेगा, अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करना है तो वो भी वो पेमेंट करेगा, और फिर उसके बाद पीओ गुड्स को रिलीज कर देगा और इंपोर्टर उसे लेकर जा सकता है। ठीक है, पूरा स्टोरी आपको समझ में आ गया? बाकी यहाँ पर क्या बोला गया है, कस्टम ड्यूटी मस्ट बी पेड ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। जब आप होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो आपको ड्यूटी का जो भी अमाउंट है वो जरूर से पे कर देना है, मस्ट बी पेड, चाहे वो व्हाइट कलर का हो या ग्रीन कलर का हो। होम कंजम्पशन के लिए 2 ही बिल ऑफ एंट्री होती है, व्हाइट जो डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए आप लेकर जाते हो, और ग्रीन जो आप वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए लेकर जाते हो। ठीक है, इसके बाद कुछ कस्टम रेगुलेशंस और कुछ और बातें दी हुई है। ठीक है, ये सब उतना आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप अपने नॉलेज के लिए चाहो तो पढ़ लेना। कुछ और बातें जो यहाँ पर नीचे लिखी है आप अपने खुद के नॉलेज और कॉन्सेप्ट
के लिए आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये उतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो आज ये जो फर्स्ट टॉपिक मैंने अभी आपको कराया, इसमें जो भी कुछ हमने पिछले क्लास में कस्टम ड्यूटी के बारे में जो भी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ली थी, उन्हीं सारी बातों को जो हमने पिछले क्लास में पिछले दिन मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, उन्हीं सारी बातों को मैंने वापस से आपको बेयर एक्ट के लैंग्वेज में मैंने आपको नोट से पढ़ा दिया। पिछले दिन तो मैंने डायग्राम से आपको दिखाया था, ओवरऑल एक स्टोरी, एक ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग दी थी, उन्हीं सारी चीजों को मैंने आपको नोट से, यानी कि कस्टम एक्ट के डेफिनेशन और एक्ट के जो लीगल लैंग्वेज है, उनके जो वर्डिंग्स है, उससे मैंने आपको नोट से पढ़ा दिया। ये जो नोट्स आप देख रहे हो ना, ये भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा आज के लेक्चर का कंप्लीट होता है। आप एक ब्रेक ले लो और थोड़ी देर के बाद हम लोग ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे और आज के इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक टी ब्रेक ले लो, थोड़ा बहुत कुछ आपको खाना पीना है तो फिर आप खा पी लो। थोड़ी देर के बाद हम लोग वापस से मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज कैंपस। तो चलिए ब्रेक के बाद अब हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे आज के अपने लेक्चर को। तो हम लोगों ने अभी ये फर्स्ट टॉपिक आज हमारी देखी स्टडी नोट से। इसके बाद मैं आपको फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस समझा देता हूं। ये सारे वो डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में पिछले क्लास में कल भी हमने बेसिक डिस्कशन किया था। आज मैं आपको ये सारे जो डेफिनेशंस है वो बेयर एक्ट में जिस तरीके से बताई गई है एज पर कस्टम एक्ट, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टडी नोट्स है ये एक्ट की जो डेफिनेशंस और मीनिंग है वो है, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके एग्जाम में भी आ सकती है। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर कस्टम लॉ। सबसे पहला है गुड्स। तो कस्टम एक्ट में गुड्स को किस तरीके से बताया गया है ये हमने पिछले दिन भी देखा था। गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो एयरक्राफ्ट, वेसल्स, व्हीकल्स, ये सारी चीजें भी गुड्स में आती है, ठीक है। इसके बाद स्टोर्स, बैगेज, करेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि गुड्स की मीनिंग क्या है एज पर दी कस्टम लॉ या एज पर कस्टम एक्ट। तो आपको ये आइटम्स के नाम याद रखने हैं कि गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है एज पर कस्टम एक्ट, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें एयरक्राफ्ट, व्हीकल, वेसल, स्टोर, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारे गुड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये डेफिनेशन कैसी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड। आगे क्या बोला गया? एनिमल, बर्ड एटसेट्रा आर गुड्स एंड लायबल टू कस्टम ड्यूटी। अगर किसी दूसरे कंट्री से आप किसी एनिमल या बर्ड को भी लेकर आते हो, ये जो लिविंग बीइंग्स है ये भी गुड्स के कैटेगरी में आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कस्टम एक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? ड्यूटीएबल गुड्स। ड्यूटीएबल गुड्स मतलब आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्यूटीएबल गुड्स मतलब वो गुड्स जिसके ऊपर ड्यूटी लगाई जा सकती है। ड्यूटीएबल मतलब वो गुड्स जिसपे कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ड्यूटीएबल गुड्स मींस एनी गुड्स which are chargeable to the duty, duty मतलब custom duty, on which duty has not been paid, जिसके ऊपर ड्यूटी अभी तक पे नहीं हुई है पर इम्पोज हो चुकी है, ठीक है। तो ड्यूटीएबल का मतलब वो गुड्स जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है या इम्पोज की जा सकती है, अभी तक उसका ड्यूटी पेड नहीं हुआ है, ठीक है। ड्यूटी अभी सिर्फ चार्ज हुआ है, टैक्स अभी सिर्फ इम्पोज हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है।
द एक्सप्रेशन चार्जेबल टू ड्यूटी on which duty has not been paid indicates that when duty is paid on any goods such goods cease to be a dutiable goods. इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? When duty is paid on any goods such goods cease to be dutiable goods. तो यहां पर क्या है? ड्यूटीएबल मतलब वो गुड्स जिसपे ड्यूटी लगाई जाएगी या ड्यूटी जिसमें इम्पोज हो चुकी है पर पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही आप गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी पे कर देते हो फिर वो ड्यूटीएबल गुड्स के कैटेगरी में नहीं रहता है, ठीक है। तो ड्यूटीएबल का मतलब वो गुड्स जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल तो है, इम्पोज तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट होने के बाद फिर वो ड्यूटीएबल गुड्स नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप। इंडिया की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इंडिया कस्टम में मैंने आपको पिछले दिन बोला था, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया के डेफिनेशन में एज पर कस्टम एक्ट टेरिटोरियल वाटर भी इंक्लूड होती है। और टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या है? देखो, टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब भारत की जो लैंड एरिया है, ठीक है ना, जो लैंड एरिया है उसको बोलते हैं बेस लाइन ऑन दी कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इंक्लूड एनी बे, गल्फ, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर and it is extended up to the designated areas in Indian exclusive economic zone, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उतना ध्यान नहीं भी रखोगे चलेगी, ठीक है। मेनली आपको ध्यान रखना है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कहां तक है? इंडिया के बेस लाइन से यानी कि लैंड मास जहां तक है वहां से लेकर अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक के जो वाटर है, जो सी एरिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इंडिया का ही पार्ट होता है। देखो ऊपर में लिखा हुआ इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया विच इज 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक। और एक नॉटिकल माइल्स में कितना डिस्टेंस होता है वो नीचे बताया गया है। 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे बताया गया है जानकारी के लिए, ठीक है। आप याद नहीं भी रखोगे चलेगा। तो इंडिया के डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक जो टर्म है वो है आपका टेरिटोरियल वाटर। इंडिया के अंदर टेरिटोरियल वाटर इंक्लूड होता है जो कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक है, ठीक है। और जैसे ही ये 12 नॉटिकल माइल के एरिया में कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट एंट्री करता है, मतलब टेरिटोरियल वाटर में एंट्री अगर कोई भी करेगा तो इसका मतलब भारत में एंट्री करने के बराबर माना जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में एंट्री लेने का मतलब क्या है? भारत में एंट्री हो गई। समझ में आया? ऐसा नहीं कि जब तक हम लैंड मास तक पहुंचेंगे तभी मानेंगे कि भारत में एंट्री हुई है। नहीं नहीं नहीं, लैंड मास तो बहुत दूर है, लेकिन लैंड के पहले जो टेरिटोरियल वाटर है उसको भी अगर कोई क्रॉस कर लेता है तो टेरिटोरियल वाटर में एंट्री अगर कोई भी एयरक्राफ्ट या वेसल ले लेता है तो भी इसका मतलब भारत में वो एंट्री ले चुका है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि इंडिया में टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया भी इंक्लूड होता है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन कस्टम वाटर, अच्छा, बेस लाइन से ना 200 नॉटिकल माइल तक जो टोटल एरिया होते हैं, इस कंप्लीट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टम वाटर। लेकिन इसमें क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। तो अप टू 120 नॉटिकल माइल, पहले मैं दिखा दूं यहां पर इंडियन कस्टम वाटर, ठीक है। इसके ऊपर भी कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहां से कहां तक है? इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड्स टू 120 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब वापस से जहां भारत की भूभाग यानी कि जहां भारत की धरती जहां तक है, भारत की धरती जहां समाप्त होती है, एंड होती है, उसको बोलते हैं बेस लाइन यानी कि लैंड, ठीक है। तो लैंड पोर्शन जहां तक एंड हो रही है वहां से लेकर अप टू 120 एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स। हाँ, तो भारत की जो भूमि है, भारत की जो बेस लाइन है, वहां से
120 नॉटिकल माइल्स तक ये जो सी का एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन कस्टम वाटर, यानी कि जो कस्टम अथॉरिटी है इनका यहां तक क्या है, पूरा पावर एक्सरसाइज करने का इनका अधिकार है। ठीक है, मतलब कस्टम ऑफिसर्स के जो भी राइट्स होते हैं, कस्टम ऑफिसर्स के जो भी अथॉरिटीज होते हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं इंडियन कस्टम वाटर के अंदर। समझ में आ रहा है? ये समझ लीजिए कि कस्टम ऑफिसर्स का ये जुरिस्डिक्शन है, कस्टम ऑफिसर्स का ये जुरिस्डिक्शन है। यहां तक कस्टम ऑफिसर क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंडियन कस्टम वाटर में अगर कोई सामान स्मगल करके लाया जा रहा है या फिर ले जाया जा रहा है भारत से स्मगल करके, या कोई भी प्रोहिबिटेड गुड्स वहां पर मिल जाती है, या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर वहां पर रडार में ट्रेस होती है, तो इंडियन ऑफिसर जो है कस्टम के या जो नेवी ऑफिसर्स हैं वो लोग जाके क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, जो उनके सामान है, जो वेसल्स या जो भी है उसको सीज कर सकते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जो कस्टम ऑफिसर्स है, ठीक है, जितने भी कस्टम ऑफिसर्स है उनका जो एरिया ऑफ पावर है या जो जुरिस्डिक्शन है वो कहां तक है, इंडियन कस्टम वाटर तक। तो इंडियन कस्टम वाटर में कस्टम अथॉरिटी के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, कोई सामान वगैरह अगर कंफिस्केट करना है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब वो जो उनको ठीक लगे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इंडियन कस्टम वाटर इसीलिए इनका नाम है क्योंकि कस्टम अथॉरिटी का पूरा यहाँ पर कंट्रोल होता है, पूरा वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने पावर को यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस है बेस लाइन से 120 नॉटिकल माइल तक। It means water extending into seas, water extending into seas up to the limit of contiguous zone of India and includes bay, gulf, हार्बर, क्रीक और टाइडल रिवर। ये सारी चीजों को डेफिनेशन में दी गई है, तो एज इट इज बेयर एक्ट में जैसे डिफाइन किया गया है मैंने अपने नोट्स में उस तरीके से डाल दिया। आपको ये सारी चीजें इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो एक्ट में इसी तरीके से डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान मेनली क्या रखना है, इंडियन कस्टम वाटर जो है बेस लाइन से 120 नॉटिकल माइल्स तक है और इसके अंदर कंटीजियस जोन भी आता है। ठीक है, कंटीजियस जोन का मतलब देखो क्या है, contiguous zone of India is the area beyond 12 nautical miles from the baseline and up to 12 nautical miles from the baseline। मतलब मेनली ये चीज आपको ध्यान रखना है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेसलाइन, बेसलाइन से सॉरी 24 नॉटिकल माइल्स तक, बेसलाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, कंटीजियस जोन है। ठीक है, नीचे भी यहाँ पर बताई गई है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर आपको बताऊँ। जैसे मान लो ये है हमारा भारत, ठीक है, यहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को क्या बोलेंगे, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। ये बेस लाइन है, ये जो है ना इसी को बोलते हैं बेस लाइन, दिस इज द बेस लाइन। ये क्या है, बेस लाइन। समझ में आया? यहां से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इसके बाद यहां से लेकर अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, इसको क्या बोलते हैं, कंटीजियस जोन, है ना। अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कंटीजियस जोन, देखो यहां पर, ठीक है, कंटीजियस जोन ऑफ इंडिया 24 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से यहां से लेकर बेस लाइन से मान लो 120 नॉटिकल माइल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन कस्टम वाटर। और इसके और आगे, इसके और आगे 200 नॉटिकल माइल्स, इसके और आगे अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, ये क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है,
कस्टम एक्ट में ना भारत की जो लैंड एरिया है, जो बेस लाइन है, उसके बाद के समुद्र को भी कई सारे कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो टेरिटोरियल वाटर है, यानी यहां तक का जो एरिया है वो तो मान के चलो भारत का ही पार्ट है, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, यानी कि यहां से कोई भी वेसल या कोई एयरक्राफ्ट अगर यहां पर एंट्री लेती है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू एंटर इनटू इंडिया, ठीक है, माना जाएगा भारत में एंट्री हो गई। इसके बाद यहां तक का जो एरिया होता है, यहां तक कस्टम ऑफिसर्स का जुरिस्डिक्शन है। कस्टम ऑफिसर का ये जुरिस्डिक्शन है। ये कस्टम ऑफिसर देखो यहाँ पर हैट लगा के, यानी कि ये जो एरिया है ना, ये कस्टम का एरिया है। कस्टम ऑफिसर्स की निगरानी में ये पूरा का पूरा एरिया रहेगा। किसी भी तरीके की कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई पर्सन या कोई शिप, एयरक्राफ्ट, कुछ भी इस जोन में अगर कस्टम ऑफिसर्स को लगता है तो वो उन्हें रोक सकते हैं, उनकी सर्च कर सकते हैं, उन्हें जरूरत पड़ने पे अरेस्ट कर सकते हैं, गुड्स वगैरह को कन्फिस्केट कर सकते हैं। ये सारा कुछ वो कर सकते हैं इस एरिया तक के अंदर। दिस इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट। यहाँ कस्टम ऑफिसर अपने सारे राइट और पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। ये पूरा एरिया कस्टम डिपार्टमेंट के अथॉरिटी के अंदर आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर, ठीक है। इसके बाद के जो एरिया होते हैं वहां पर कस्टम डिपार्टमेंट का कोई अथॉरिटी पावर नहीं होता है। लेकिन ये जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो ये एरिया है, यहां तक का जो ये एरिया है, यहां पर किसी भी तरह की कोई नेचुरल रिसोर्सेज का अगर एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लॉयटेशन करना है तो इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि इस एरिया में वो किसी भी नेचुरल गैस या नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन या एक्सट्रैक्शन कर सकती है। कोई भी मिनरल रिसोर्सेज अगर इस जगह पे अगर ट्रेस होती है, मान लो इस एरिया में, इस जोन में कोई भी मिनरल रिसोर्सेज, कोई नेचुरल गैस, पेट्रोलियम या कुछ भी ऐसा कुछ भी पता चलता है तो उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट किसका होगा? भारत का होगा। इंडियन गवर्नमेंट इस जगह पे एक्सट्रैक्शन अपना कर सकती है। समझ में आया? तो ये जो है इसको हम लोग नाम देते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी किसी भी तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज या मिनरल्स कुछ भी अगर एक्सट्रैक्ट करने हैं तो इस जोन के अंदर तक इंडियन गवर्नमेंट का पावर है। इस जोन के अंदर तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, यानी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी तरीके का नेचुरल रिसोर्सेज का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन या एक्सट्रैक्शन करने का पावर इंडियन गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। चलिए, यही सारी चीजें यहां पर टेबल के अंदर भी बताई गई है, एक बार देखो ध्यान से। पहले बताया गया है इंडियन टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। इसी तरीके से इंडियन कस्टम वाटर, it is extended up to 120 nautical miles from the baseline, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर में देखो क्या लिखा है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर डिटरमाइंस द टैक्सेबल इवेंट। यानी इंडियन टेरिटोरियल वाटर से क्या पता चलता है? टैक्सेबल इवेंट पता चलता है। यानी कि टेरिटोरियल वाटर को जैसे ही कोई क्रॉस करेगा, कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट अगर टेरिटोरियल वाटर में एंटर करेगा, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एंट्रिंग इनटू इंडिया। मतलब भारत में एंट्री, मान ली टेरिटोरियल वाटर में एंट्री लेने का मतलब एक तरीके से भारत में एंट्री हो गई। समझ में आया? और टेरिटोरियल वाटर को अगर कोई क्रॉस करता है मतलब वो भारत के बाहर चला गया, ठीक है। तो टेरिटोरियल वाटर का जो रेलेवेंस है वो क्या है? इट डिटरमाइंस टैक्सेबल इवेंट। आगे देखो, इंडियन कस्टम वाटर इन केस ऑफ स्मगल्ड, क्या लिखा है? इन केस ऑफ स्मगल्ड गुड्स द इंडियन कस्टम वाटर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। स्मगल्ड गुड्स का मतलब इलीगल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी भी सामान को भारत में लेकर आना या फिर भारत से लेकर जाना, इसको ही बोलते हैं स्मगलिंग। और जो ऐसा करते हैं इनको बुलाता है स्मगलर। जैसे कि हमें पता है कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो है वो
कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा ऑथराइज्ड पोर्ट या एयरपोर्ट पे ही होना चाहिए, जिनको हम लोग बोलते हैं कस्टम स्टेशन, है ना, कस्टम स्टेशन में ही होना चाहिए। लेकिन किसी दूसरे पोर्ट या किसी दूसरे कोस्टल एरिया में अगर कोई पानी का जहाज या कोई शिप या कोई एयरक्राफ्ट अगर वहां पर आता है किसी भी तरीके से, किसी दूसरा अनऑथोराइज्ड कोस्टल पोर्ट या एयरपोर्ट में कोई भी सामान का इंपोर्टेशन अगर होता है तो इसे क्या माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा, स्मगल्ड गुड्स माना जाएगा। ठीक है, तो स्मगलिंग बहुत सारी चीजों की होती है, गोल्ड की और ड्रग्स वगैरह की, बहुत सारी चीजों की स्मगलिंग होती है। ठीक है, तो स्मगलिंग के केस में ये जो इंडियन कस्टम वाटर है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो क्या बताया नीचे, if any person is engaged in smuggling of goods, if any person is engaged in smuggling of goods can be arrested if he is found in Indian custom water। Indian custom water में अगर कोई भी पर्सन स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी अरेस्ट हो सकती है। इसी तरीके से कन्वेंस फाउंड इन इंडियन कस्टम वाटर constructed and fitted in such a manner so as to conceal smuggled goods is liable to be confiscated। कोई भी ऐसा वेसल या कोई भी ऐसा मान लो कोई पर्सन है या जिसकी कोई बोट है या कोई वेसल या कोई शिप है जिसके ऊपर ऐसा डाउट हो रहा है या ऐसा फील हो रहा है कि इसमें स्मगल्ड गुड्स रखा हुआ है, इसमें स्मगल्ड गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ऐसे शिप को, ऐसे वेसल को या फिर इस तरह के किसी भी कैरियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसील कर सकते हैं, सॉरी कन्फिस्केट कर सकते हैं। ठीक है, कन्फिस्केट कर सकते हैं जहां पर कोई भी स्मगल गुड्स को कंसील किया गया, मतलब छुपा कर किसी तरीके से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कन्वेंस जो इंडियन कस्टम वाटर के अंदर किसी भी स्मगल गुड्स को छुपा कर ले जाते हुए या ले आते हुए अगर पकड़ा जाता है तो इसे कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। कौन कन्फिस्केट करेगा, कस्टम ऑफिसर करेंगे। तो कस्टम ऑफिसर इंडियन कस्टम वाटर के अंदर किसी भी ऐसे कन्वेंस को, शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट, बोट, कुछ भी अगर स्मगल गुड्स पाया गया या कंसील्ड फॉर्म में कोई लेकर जा रहा है या लेकर आ रहा है, इनका क्या हो जाएगा, कन्फिस्केशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है, कस्टम ऑफिसर्स कैन स्टॉप एंड सर्च एनी वेसल एक्सटेंडेड अप टू इंडियन कस्टम वाटर। इंडियन कस्टम वाटर तक के एरिया में, इंडियन कस्टम वाटर तक के एरिया में किसी भी वेसल को अगर कस्टम ऑफिसर चाहे तो उसे रोक सकते हैं और वहां पर सर्च कर सकते हैं, है ना, इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अगर उनको कहीं पर भी डाउट होता है किसी भी तरीके का तो कस्टम ऑफिसर क्या कर सकते हैं, इंडियन कस्टम वाटर के अंदर किसी भी कन्वेंस, किसी भी वेसल या शिप को रोककर अपने ऑफिसर्स भेजकर वहां पर सारी इंस्पेक्शन और सर्च एक्टिविटी करवा सकती है। बोलने का मतलब बस यही है नट सेल में कि इंडियन कस्टम वाटर तक कस्टम ऑफिसर्स जो चाहे कर सकता है, किसी को अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, कन्फिस्केट कर सकता है, जो मन में आएगा वो कर सकता है, जैसा उन्हें ठीक लगेगा। खास करके स्मगलिंग के केस में वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, एक और चीज, ये जो पार्ट है ना, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो पोर्शन है ये टाइपिंग एरर है। ये जो पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड में ये दिख रहा है ना, ये मैं काम करता हूँ इसको पिंक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है ना पूरा का पूरा, ये एक्चुअली में इस बॉक्स में आना चाहिए था, यहाँ और यहाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये ऊपर वाले बॉक्स में चला गया। ठीक है, तो एक्चुअली में ये यहाँ का पार्ट है और ये यहाँ का पार्ट है, समझ में आया। तो क्या बोला जा रहा है, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक होते हैं, देखो इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये कहां तक होते हैं, 200 नॉटिकल माइल्स। कहां से, फ्रॉम दी बेसलाइन, बेसलाइन से। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन द सी एंड सी बेड। सी बेड मतलब समुद्र के नीचे का जो भूभाग, जो भूतल, भूतल जिसको बोलते हैं,
economic exploitation in the sea and seabed can be done by India in 200 nautical miles from the baseline exclusively, यानी अप टू 200 नॉटिकल माइल किसी भी तरीके का नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके का एक्सट्रैक्शन इंडिया एक्सक्लूसिवली कर सकता है, इसके अलावा किसी और के पास राइट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। कितने तक है, बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद के जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं हाई सी एरिया। हाई सी एरिया का मतलब एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है, समझ में आया। चलो, यही सारी बातें यहां पर लिखी गई है, आप इसको पढ़ लेना। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया और कस्टम, इंडियन कस्टम वाटर, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर और इंडियन कस्टम वाटर में क्या डिफरेंस है, ये एग्जाम में कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस पॉइंटर फॉर्म में दिया गया है, आप इसको देख लेना, ठीक है। ये 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन है, ये 120 नॉटिकल माइल बेस लाइन है। ये डिटरमाइन करती है टैक्सेबल इवेंट, और ये क्या है, इवेड करती है स्मगलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो, इंपोर्ट कमेंस होता है और यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट कंप्लीट होती है, और इसका नो सच रिलेवेंस। इसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो, स्मगल गुड्स को हम लोग कन्फिस्केट कर सकते हैं, और यहाँ पर नो सच रिलेवेंस। यहाँ पर किसी पर्सन को हम लोग, एनी पर्सन engaged in smuggling can be arrested, यहाँ पर no such relevance. Custom officer can stop and search, no such relevance. तो जो कुछ भी हमने ऊपर पढ़ा उन्हीं सारी बातों को यहाँ पर पॉइंटर फॉर्म में बनाकर दिया गया है, आप इसको देख लेना। इसके बाद छोटे छोटे से कुछ और डेफिनेशन है, आप देख लो। कस्टम एरिया, कस्टम एरिया मीन्स the area of custom station and includes any area in which imported goods or export goods are ordinarily kept before clearance by custom authority. तो कस्टम एरिया का मतलब कस्टम डिपार्टमेंट के कंट्रोल में, कस्टम डिपार्टमेंट के अथॉरिटी में जितना भी जो भी एरिया होता है उसको बोलते हैं कस्टम एरिया। मेनली इसमें दो चीजें आती है, कस्टम एरिया में दो चीजें आती है। एक तो कस्टम स्टेशन, कस्टम स्टेशन का मतलब जहां पर कोई भी कन्वेंस आकर रुकती है, जैसे कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट, ये जितने, या लैंड कस्टम स्टेशन, ये सबको हम लोग बोलते हैं कस्टम स्टेशन, ठीक है। एयरक्राफ्ट कहाँ पर आके लैंड करती है, कस्टम एयरपोर्ट में। वेसल्स कहाँ पर आके लैंड करती है, बताओ, कस्टम पोर्ट में, ठीक है। और इसी तरीके से कोई व्हीकल वगैरह हो या कोई रेलवे हो, तो ये कहाँ पर आके रुकती है या कहाँ पर आके लैंड करती है, इसे बोलते हैं लैंड कस्टम स्टेशन। तो लैंड कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट, ये सभी को मिला के हम लोग कस्टम स्टेशन बोलते हैं, जहां पर कन्वेंस आकर स्टे करती है, रुकती है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद जो भी इंपोर्टेड गुड्स है, जो भी लाया गया है, उसे हम लोग जिस जगह पर रखते हैं, जैसे कि वेयर हाउस हो गया जहां पर कंटेनर्स वगैरह रखे जाते हैं, कस्टम अथॉरिटी के डिपार्टमेंट में या कस्टोडियन के अंडरटेकिंग में जो भी सामान हम लोग रखते हैं कस्टम ऑफिसर्स के निगरानी में, उस एरिया को जहां पर इंपोर्ट किया हुआ सामान रखा जाता है, इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसे भी हम लोग कस्टम एरिया ही बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, एंड इंक्लूड्स, देखो क्या लिखा है, एंड इंक्लूड्स एनी एरिया इन विच इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स आर ऑर्डिनरीली केप्ट। मतलब कस्टम एरिया के अंदर दो चीजें आती है, एक तो कस्टम स्टेशन, कस्टम स्टेशन का मतलब कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन, ये तीनों ही कस्टम एरिया में आएगी। प्लस कोई भी एरिया जो कस्टम अथॉरिटी के अंडर आता है, जहां पर इंपोर्ट किया हुआ सामान या एक्सपोर्ट होने वाला सामान नॉर्मली रखा जाता है, इस जगह को भी हम लोग कस्टम एरिया में ही काउंट करते हैं। इसके बाद है पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज मैंने आपको बताया था ना, पर्सन इंचार्ज वो पर्सन होता है जो कन्वेंस के अंदर होता है और जिसे सारी पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी करनी होती है ना।
तो जो भी पेपर वर्क की जो फॉर्मेलिटी होती है वो कौन परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, ठीक है। एयरक्राफ्ट के केस में ये कौन होता है, पायलट। वेसल्स के केस में ये कौन होता है, कैप्टन। और रोडवेज से अगर आ रही है व्हीकल तो उसके केस में हो जाएगा ड्राइवर। रेलवे के से अगर आ रही है कोई भी सामान तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गार्ड, है ना। ये सबको बोलते हैं पर्सन इन चार्ज। तो देखो यहाँ पर लिखा होगा एग्जाम्पल के लिए, कस्टम इंचार्ज कौन, सॉरी पर्सन इंचार्ज कौन हो सकते हैं, मास्टर ऑफ द वेसल, पायलट इंचार्ज ऑफ द एयरक्राफ्ट, और इसके बाद यहाँ पर रेलवे के केस में गार्ड और एनी अदर पर्सन हैविंग द चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, और यहाँ पर डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑफ द कन्वेंस। तो देखो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ पर बताया गया, वेसल के लिए मास्टर, एयरक्राफ्ट के लिए पायलट, रेलवे के लिए, और यहाँ पर एनी अदर कन्वेंस, ठीक है। तो पर्सन इंचार्ज हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं ना पर्सन इंचार्ज के बारे में। पर्सन इंचार्ज का मेन काम क्या होता है, देखो ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट, पर्सन इंचार्ज का देखो क्या क्या काम है यहाँ पर जस्ट ब्रीफली बताया गया है। तो जो पर्सन इंचार्ज है यानी कि जो वेसल्स के जो कैप्टन है, एयरक्राफ्ट के जो पायलट है या जो ड्राइवर है या जो गार्ड है, ये जो लोग भी जो पर्सन इंचार्ज है इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, द कन्वेंस कम थ्रू अप्रूव्ड रूट एंड लैंड्स एट अप्रूव्ड प्लेसेस, यानी जो भी कन्वेंस है वो अप्रूव्ड रूट से ही जाना चाहिए। अपने मन से किसी भी रास्ते से आप नहीं लेकर जा सकते। जैसे कि सी जो होता है ना, समुद्र के ऊपर भी रूट होती है जो रडार में मैप के थ्रू और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के थ्रू देखना पड़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि सर हवाई जहाज अगर आसमान से फ्लाई कर रही है, ठीक है, एयरप्लेन, तो ये एयरप्लेन को आसमान में रास्ता कैसे पता चलता होगा। बचपन में हम लोग भी सोचते थे कि अरे आसमान में तो कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं से भी प्लेन उड़ाओ और किसी भी रास्ते से होकर कहीं भी चले जाओ। ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से समुद्र में तो कोई पैसेज, कोई रोड, कोई फुटपाथ ऐसा कुछ तो बना हुआ नहीं है, कोई क्रॉसिंग, कोई सिग्नल कुछ तो है नहीं। तो फिर समुद्र में जब कोई वेसल चलती है, कोई शिप या कोई भी जो वाटर जो सबमरीन वगैरह होती है ये सब चलती है, ये कैसे चलती है, इनके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, इनका अपना रडार और मैपिंग सिस्टम होता है जो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड रहता है, और यहाँ से इन लोग पूरा डायरेक्शन को मेजर करते हैं। अगर 1 डिग्री का भी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है ना तो हमारा डेस्टिनेशन कुछ अलग ही हो जाएगा। तो इन लोग एकदम प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं। अगर एयरप्लेन भी टेक ऑफ करती है उसके बाद उसे जिस जगह पे उसे लैंड करना है उस जगह पे जो वहां की जो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड है उसके हिसाब से उसे प्रॉपर डायरेक्शन में ही फ्लाई करना पड़ता है, अप्रूव्ड रूट से ही उसे रन करके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी घुमा फिरा के बस वहां पर लेकर चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, एकदम प्रॉपर डायरेक्शन में अप्रूव्ड रूट के थ्रू चलना पड़ता है। 1 डिग्री का भी लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। सेम गोज विथ एनी वेसल। कोई भी वेसल अगर सी रूट से जा रही है तो वो कहीं पर भी अपने मन से लेफ्ट राइट टर्निंग नहीं ले सकती। समुद्र इतना चौड़ा फैला हुआ है, कहीं से भी आप घुमा नहीं सकते। आपको जो अप्रूव्ड लाइन है, जो रूट अप्रूव्ड है, वहीं से आपको जाना पड़ता है। समझ में आया। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी है पर्सन इंचार्ज की, कि अप्रूव्ड रूट को ही फॉलो करना है, और लैंड भी कहां करना है, जो अप्रूव्ड कस्टम स्टेशन है, यानी जो अप्रूव्ड कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट है वहां पर ही लैंड करना है, या फिर अगर लैंड रूट है तो अप्रूव्ड लैंड कस्टम स्टेशन में अपने को जाना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सन इंचार्ज की। अगर गलत रूट से अगर पर्सन इंचार्ज कन्वेंस को लेके जाता है या किसी अनअप्रूव्ड प्लेस पे अगर वो एयरक्राफ्ट या वेसल्स को लैंड करवाता है तो इसके लिए उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो पर्सन इंचार्ज को क्या करना है, अप्रूव्ड रूट को फॉलो करना है और लैंड करवाना है अप्रूव्ड प्लेसेस पे। आगे क्या है देखो, गुड्स आर अनलोडेड आफ्टर रिटन ऑर्डर एट प्रॉपर प्लेस। जब भी कोई वेसल या एयरक्राफ्ट कस्टम स्टेशन पे लैंड करती है तो उसके तुरंत बाद आपको अनलोड नहीं करना।
जब तक आपको रिटन ऑर्डर ना मिल जाए प्रॉपर ऑफिसर के तरफ से, तब तक कोई भी गुड्स का अनलोडिंग नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी है पर्सन इंचार्ज की, ठीक है। गुड्स आर लोडेड ओनली आफ्टर प्रॉपर परमिशन। सेम इसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट का केस है और गुड्स लोडिंग हो रही है, तो लोडिंग तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि रिटन ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर के तरफ से ना आ जाए। मतलब इंपोर्ट है तो गुड्स अनलोड होगा ओनली आफ्टर रिटन ऑर्डर। अगर एक्सपोर्ट का केस है तो गुड्स की लोडिंग होगी ओनली आफ्टर रिटन ऑर्डर। तो जब तक ऑर्डर ना मिले प्रॉपर ऑफिसर से, गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग नहीं होनी चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन इन चार्ज। कन्वेंस डज नॉट लीव विदाउट रिटन ऑर्डर ऑफ कस्टम अथॉरिटी। जब तक कस्टम अथॉरिटी से प्रॉपर रिटन ऑर्डर नहीं आ जाता, पर्सन इंचार्ज कस्टम स्टेशन को छोड़कर नहीं जा सकता। कोई भी वेसल कस्टम पोर्ट में है या एयरक्राफ्ट कस्टम एयरपोर्ट में है, वो अचानक से लेकर उसे निकल नहीं सकता वहां से अनटिल एंड अनलेस कस्टम अथॉरिटी की तरफ से प्रॉपर उसे ऑर्डर ना मिला कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। जब तक जाने का रिटन ऑर्डर कस्टम अथॉरिटी से प्रॉपर ऑफिसर से ना मिल जाए, कस्टम स्टेशन को छोड़कर कोई भी कन्वेंस को लेकर अगर पर्सन इंचार्ज जाता है तो उसके ऊपर फिर से लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो कन्वेंस डज नॉट लीव विदाउट रिटन ऑर्डर ऑफ कस्टम अथॉरिटी। समझ आया? आगे क्या बोला जा रहा है? द पर्सन इंचार्ज कैन बी पेनलाइज्ड फॉर, हम लोग इन्हें पेनाल्टी लगा देंगे पर्सन इंचार्ज के ऊपर। कब? फॉर गिविंग फॉल्स डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अगर आप कुछ भी गलत सलत उल्टा सीधा फॉल्स स्टेटमेंट अगर देते हो, कुछ भी उल्टा सीधा डिक्लेयर करते हो, और शॉर्टेज और नॉन अकाउंटिंग ऑफ गुड्स इन द कन्वेंस। कन्वेंस के अंदर जो भी सामान आपने मेंशन किया है अगर वो शॉर्ट पाया जाता है, या फिर कोई चीज जो कन्वेंस में है लेकिन आप मेंशन नहीं करते हो, बताते नहीं हो, यानी कि अनअकाउंटेड कोई गुड्स है, नॉट मेंशनड कोई गुड्स है, ऐसा कोई गुड्स, या फिर शॉर्टेज क्वांटिटी में है। जैसे कि मान लो रिपोर्ट में बताया गया है कि 100 टन है, लेकिन जब उसको मेजर किया गया तो पता चला 80-85 टन है। तो शॉर्टेज होने पर, या फिर कोई ऐसा चीज जो आपने मेंशन नहीं किया है पर कन्वेंस के अंदर आप लोड करके रखे हो, ऐसे केस में भी पेनाल्टी लगा दी जाएगी। ठीक है, चलो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे पर्सन इंचार्ज और ये सब के, ये सारा आप देख लेना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं। इसके बाद फॉरेन गोइंग वेसल्स, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। चलो मैं रीड ही करवा देता हूं। फॉरेन गोइंग वेसल्स मीन्स any vessel or aircraft for the time being engaged in the carriage of goods or passenger between any port or airport in India or any port or airport outside India, whether touching any intermediate port or airport in India or not। कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट जो भारत के बाहर जा रहा है, भारत के बाहर जा रहा है, वो किसी बीच पे इंटरमीडिएट पोर्ट से होकर जाए या डायरेक्टली जाए, ठीक है। ध्यान, वेदर टचिंग एनी इंटरमीडिएट पोर्ट। जैसे मान लो कोई वेसल है, ठीक है, वो मुंबई पोर्ट से निकलता है, वहां से निकल के पहले वो विशाखापट्टनम में जाता है। तो अगर कोई वेसल मुंबई पोर्ट से निकलकर विशाखापट्टनम में जाता है, फिर वहां से निकलकर कोची या चेन्नई पोर्ट पे जाता है, उसके बाद वहां से वो फॉरेन जाता है, अब्रॉड जाता है, तो क्या इससे हम लोग फॉरेन गोइंग वेसल बोलेंगे? फॉरेन गोइंग वेसल बोलेंगे, जी हाँ, फॉरेन गोइंग वेसल बोलेंगे। वो डायरेक्ट मुंबई से निकलकर दूसरे कंट्री में नहीं गया, वो पहले किसी बीच में इंटरमीडिएट पोर्ट में पहले गया, उसके बाद फिर वो बाहर गया, लेकिन फिर भी इसे क्या बोलेंगे? फॉरेन गोइंग वेसल। तो कोई भी फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट का मतलब जो भारत से दूसरे कंट्री में दूसरे जगह पे जा रहा है, ऐसा कोई भी कन्वेंस, ऐसा कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट जो भारत से बाहर जा रहा है, चाहे वो किसी बीच में इंटरमीडिएट पोर्ट या एयरपोर्ट से होकर जाए या फिर सीधा डायरेक्टली चला जाए। समझ में आया? यही चीज यहां पर बोली गई है। बिटवीन एनी पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया एंड एनी पोर्ट और एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया, यानी भारत के पोर्ट एयरपोर्ट और भारत के बाहर किसी पोर्ट एयरपोर्ट के बीच में कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट जाता है, चाहे वो बीच के किसी इंटरमीडिएट पोर्ट एयरपोर्ट को टच करके जाए या उसके बिना चला जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप इसको भी याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेच नहीं है। प्रोहिबिटेड गुड्स, ये सारे डेफिनेशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने यहाँ पर नोट्स में दे दिया आपके नॉलेज के लिए, और जस्ट आप एक रीडिंग कर लेना, आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। प्रोहिबिटेड गुड्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। प्रोहिबिटेड गुड्स क्या है?
जिसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा हुआ है एज पर कस्टम एक्ट, जिसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किसी चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है, इसे प्रोहिबिटेड गुड्स बोलेंगे। तो प्रोहिबिटेड गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 मींस एनी गुड्स द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोहिबिशन अंडर द एक्ट। बस इतना भी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेन चीज यही है कि कोई भी गुड जिसके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे किसी तरीके का कोई पाबंदी लगा हुआ है, कोई प्रोहिबिशन लगा हुआ है, ठीक है, और एनी अदर लॉ टू विच गुड्स आर परमिटेड टू बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड हैव बीन कंप्लाइड विद, या कोई दूसरा कोई लॉ। ठीक है, चलो ये बाकी चीज आप खुद से ही देख लेना, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। कोस्टल गुड्स, कोस्टल गुड्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, भारत के किसी एक पोर्ट से कोई दूसरे पोर्ट तक अगर कोई सामान जाता है, भारत के किसी एक पोर्ट से किसी दूसरे पोर्ट तक अगर कोई सामान जाता है, भारत के बाहर नहीं जा रहा है, भारत के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक अगर कोई भी सामान जाता है तो इसको बोलते हैं कोस्टल गुड्स। जैसे कि मान लो ये है इंडिया, ठीक है, यहाँ पर है मान लो मुंबई पोर्ट, मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, यहाँ पर है मान लो विशाखापट्टनम, ठीक है, चलो मुंबई पोर्ट है और यहाँ पर एक विशाखापट्टनम पोर्ट है। यहाँ से एक शिप या वेसल यहाँ से निकला, गुड्स लेकर यहाँ से निकला और धीरे धीरे करके वो यहाँ पर आ गया, गुड्स लेकर वो यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से गुड्स लेकर यहाँ पर आया, क्या ये भारत के बाहर गया? जी नहीं, इंडियन टेरिटोरियल वाटर तो यहाँ तक है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर, ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर के अंदर में ही एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में गुड्स को लेकर आया है। तो ये जो गुड्स को लेकर आया ना, ये तो इंडिया के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में लाया, इसको क्या बोलेंगे? कोस्टल गुड्स। क्या लिखा है देखो, कोस्टल गुड्स मींस गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, अदर देन इंपोर्टेड गुड्स। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कोस्टल गुड्स इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, मतलब ये बाहर से लाया जाने वाला गुड्स नहीं है, ये भारत के अंदर का एक सामान है जो भारत के अंदर ही जा रहा है, भारत का ही सामान भारत में ही जा रहा है, बाहर से लाया हुआ कोई सामान नहीं है। तो कोस्टल गुड्स में सबसे पहले क्या ध्यान देना है? अदर देन इंपोर्टेड गुड्स। ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल, जिसे हम लोग किसी वेसल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहां से कहां? फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर पोर्ट इन इंडिया, इंडिया के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो इतना ही है इसमें। इसके बाद इंपोर्ट रिपोर्ट, ये सारा तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना। इंपोर्ट रिपोर्ट का और क्या नाम है बोलो तो? इंपोर्ट रिपोर्ट का और क्या नाम है? आईजीएम है ना, आईजीएम बताया था ना, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। देखो क्या बोला जा रहा है, इंपोर्ट रिपोर्ट means the report required to be delivered under section 30. It provides that person in charge of a vehicle carrying imported goods or any other person as may be notified delivered to the proper officer an import report within 12 hours after arrival in the custom station. तुम लोग बोलोगे सर आपने तो बोला था कि अराइवल के पहले देना पड़ता है। याद रखना, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में, ध्यान से सुनना, वेसल और एयरक्राफ्ट इन दोनों के केस में आपको पहुंचने के पहले, अराइवल के पहले क्या करना पड़ता है? आईजीएम देना पड़ता है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट। ठीक है, ये आपको अराइवल के पहले देना पड़ता है इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। लेकिन व्हीकल के केस में, जो रोड ट्रांसपोर्ट है व्हीकल, उसके केस में आप अराइवल के बाद भी दे सकते हो, लेकिन हाँ 12 घंटे के अंदर पहुंचने के, कस्टम स्टेशन, लैंड कस्टम स्टेशन पहुंचने के अगले 12 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? इंपोर्ट रिपोर्ट दे देना पड़ेगा। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, एयरक्राफ्ट या वेसल के केस में कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट में पहुंचने के पहले आपको आईजीएम देना पड़ता है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट देना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर अराइवल टू दी कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट। तो एयरक्राफ्ट या वेसल के केस में कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट में पहुंचने के पहले आपको इलेक्ट्रॉनिकली क्या देना पड़ता है?
IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट, ठीक है। लेकिन लैंड रूट के केस में, व्हीकल या रेलवे के केस में आप अराइवल के बाद भी इंपोर्ट रिपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अराइवल के बाद मतलब कितना बाद, अराइवल के 12 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो लैंड कस्टम स्टेशन में जब भी कोई व्हीकल या रेलवे जब पहुंचती है तो वहां पर रेल या ट्रेन या व्हीकल के पहुंचने के बाद अगले 12 घंटे के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर को आपको क्या दे देना पड़ेगा, इंपोर्ट रिपोर्ट दे देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। कैसे देना होगा, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, देखो सब कुछ लिखा हुआ है, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ क्या लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट इंपोर्ट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड वाया लैंड रूट। तो जैसे कि हम लोग, ध्यान से देखना, वेसल या एयरक्राफ्ट, वेसल या एयरक्राफ्ट के केस में हम लोग क्या देते हैं, IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इसी तरीके से व्हीकल के केस में हम लोग क्या देते हैं, इंपोर्ट रिपोर्ट। तो इंपोर्ट रिपोर्ट एक्चुअली में IGM ही है, एक तरीके से आप समझो इंपोर्ट रिपोर्ट क्या है, इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, ठीक है, पर नाम बदल दिया गया है। वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट ये सबसे ज्यादा कॉमन और पॉपुलर नाम है। तो वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है IGM इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, और इसी डॉक्यूमेंट को व्हीकल या रेल के केस में क्या बोलते हैं हम लोग, इंपोर्ट रिपोर्ट। चीज से में नाम बस अलग अलग है। इसमें होता क्या है, इसमें डिटेल होती है, जो भी सामान आप इंपोर्ट कर ला रहे हो, कन्वेंस के अंदर जो भी गुड्स आप कैरी करके ला रहे हो उसकी पूरी डिटेल होती है, कौन कौन सी आइटम है, कितने क्वांटिटी में, सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है ना। तो ये सेम ही चीज है। फिर से मैं एक बार बता दूं, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में जो IGM है वो अराइवल के पहले आपको देना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर को इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, अदरवाइज आपको लैंड करने नहीं मिलेगा। तो अराइवल के पहले, ठीक है, अराइवल के पहले एयरक्राफ्ट या वेसल के जो भी पर्सन इंचार्ज है उनको IGM इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देना पड़ता है, किसको, टू द प्रॉपर ऑफिसर। लेकिन लैंड रूट के केस में आप अराइवल के अगले 12 घंटे के अंदर अंदर इंपोर्ट रिपोर्ट आप प्रॉपर ऑफिसर को दे सकते हो, ठीक है। चलो, इंपोर्टेड गुड्स ध्यान से देखना, अब छोटे मोटे डेफिनेशन से ये आप जस्ट देख लो, उतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो। Mean any goods brought into India from a place outside India, but does not include goods which have been cleared from home consumption। बोल रहा है भारत के बाहर से कोई भी सामान जो भारत के अंदर लाया गया है उसे क्या बोलेंगे, इंपोर्टेड गुड्स। लेकिन इसके अंदर वो गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे जो होम कंजम्पशन के लिए रिलीज हो गया, मतलब जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट हो गया, इंपोर्टर उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा के ले के चला गया, इसे हम लोग इंपोर्टेड गुड्स में नहीं मानेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। जो सामान हमने बाहर से लेकर आया और उस पे टैक्स वगैरह पे करके हम लोग उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लिए, उसे लेकर चले गए, ऐसे गुड्स को जिसको हम लोग होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराकर लेके जा चुके हैं, टैक्स जिसके ऊपर हम लोगों ने पे कर दिया होता है, ऐसे गुड्स को फिर इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोलेंगे। इंपोर्टेड गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसपे अभी तक टैक्स का पेमेंट हुआ नहीं है, बाहर से लेकर आए, अभी तक होम कंजम्पशन के लिए रिलीज नहीं हुआ, होम कंजम्पशन के लिए अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है। Thus, once goods are cleared from custom on payment of custom duty, they are not imported goods, ठीक है। बोल रहा है एक बार अगर हमने गुड्स के ऊपर ड्यूटी का पेमेंट कर दिया और उसे होम कंजम्पशन के लिए कस्टम अथॉरिटी से रिलीज करा के लेकर चले गए, इसके बाद उसको हम लोग इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोलेंगे। दो इन कॉमन टर्मिनोलॉजी दे आर टर्म्ड एज इंपोर्टेड गुड्स। नॉर्मली हम लोग आम बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, इंपोर्टेड गुड्स है। जैसे आप बाहर से कोई भी सामान जब लेकर आते हो, मान लो आप जर्मनी गए, वहां से आप कोई बहुत ही फाइन कोई पेन लेकर आए, ठीक है,
तो आपका कोई फ्रेंड देखेगा, बोलेगा अरे ये पेन तो बहुत ही बढ़िया है, कहाँ से लेकर आया, आप बोलोगे ये इम्पोर्टेड है, मैंने जर्मनी से लाया, दिस इज इम्पोर्टेड पेन, है ना। तो कोई भी चीज अगर आप बाहर से लेकर आते हो, इम्पोर्टेड पेन या इम्पोर्टेड वॉच, कुछ भी ऐसा है, आप स्विट्जरलैंड गए, आप वहां से वॉच लेकर आ गए, बोले इम्पोर्टेड वॉच है, ठीक है। तो ये जो कोई वॉच है या कोई पेन है या कोई भी दूसरा चीज जो आप बाहर से लेकर आते हो, आम बोलचाल में आप क्या बोलते हो अपने फ्रेंड्स में कि ये इम्पोर्टेड है। ये इम्पोर्टेड हम लोग आम कॉमन टर्मिनोलॉजी लेमन्स लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बोलते हैं, पर एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से बाहर से जो लेकर आए हैं इसे इम्पोर्टेड नहीं बोलेंगे। इम्पोर्टेड तभी तक माना जाएगा जब तक उसके ऊपर ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ। कोई भी गुड्स जो बाहर से भारत में आ रहा है वो तभी तक इम्पोर्टेड के कैटेगरी में है जब तक उसमें ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ है। एक बार किसी भी गुड्स के ऊपर ड्यूटी का पेमेंट हो गया, ड्यूटी का पेमेंट मतलब कस्टम ड्यूटी का पेमेंट हो गया, उसके बाद वो इम्पोर्टेड गुड्स नहीं कहलाएगा। फिर कोई भी गुड्स जो भारत से बाहर आया है उसमें अगर ड्यूटी का पेमेंट हो गया और वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो गया, फिर वो इम्पोर्टेड गुड्स नहीं कहलाएगा। तो इम्पोर्टेड गुड्स तभी तक है जब तक गुड्स के ऊपर ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ और वो कस्टम अथॉरिटी में अभी भी पड़ा हुआ है। Once the duty is paid and it is cleared for home consumption, it will not be regarded as imported goods। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बोला गया है। एंट्री ये सब आप खुद से पढ़ लेना, छोटे छोटे डेफिनेशन से, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। कस्टम पोर्ट का मतलब आपको तो मैंने पहले भी बता दिया, कस्टम पोर्ट क्या होती है। कस्टम पोर्ट मतलब ऑथोराइज्ड पोर्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ देख लो, कस्टम पोर्ट मीन्स एनी पोर्ट अपॉइंटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 7 टू बी अ कस्टम पोर्ट and includes any place appointed under clause AA of that section to be an inland container depot। मतलब सिंपल मीनिंग ये है कि कस्टम एक्ट के हिसाब से जिन पोर्ट को ऑथराइज किया गया है, अप्रूव किया गया है, वो जो अप्रूव्ड जो पोर्ट होते हैं इसे ही कस्टम पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अनअप्रूव्ड किसी भी पोर्ट पे हम लोग वेसल्स वगैरह या एयरक्राफ्ट को हम लोग किसी भी पोर्ट या एयरपोर्ट पे हम लोग लेकर नहीं जा सकते। जो अप्रूव्ड होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम पोर्ट। स्टोर्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी वेसल जाती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर जाती है ना। उन सारे अलग अलग चीजों को जो वेसल्स अपने साथ लेकर जाते हैं उसे स्टोर्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है स्टोर का मतलब क्या है। तो स्टोर का मतलब क्या है, गुड्स फॉर द यूज इन अ वेसल और एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट या वेसल के अंदर बहुत सारी चीजें वो लोग लेकर जाते हैं यूज करने के लिए, बिकॉज जर्नी जो होती है, खास करके वेसल में जो जर्नी होती है ना वो बहुत लंबी होती है, 10 दिन 15 दिन 1 महीने की भी जर्नी होती है कभी कभी। तो इतनी लंबी जो सी रूट की जर्नी होती है, जो वोएज होती है, वो काफी लंबे समय की होती है। तो इतने समय का खाना पीना हर चीज लेकर जाना पड़ता है। उसमें बहुत सारे जो होता है ना, लिब्रिकेटिंग ऑयल, मोबिल, ग्रीस, इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स, बहुत सारी चीजें लेकर जानी पड़ती है ताकि सफर के दौरान किसी चीज की परेशानी ना हो, है ना। तो ये सभी को हम लोग स्टोर्स बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चीज आता है स्टोर्स के अंदर, एंड इंक्लूड्स फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इंटरमीडिएट फिटिंग, इमीडिएट फिटिंग। बोल रहे बहुत सारी चीज, जैसे कि आपको रास्ते में फ्यूलिंग करनी है ना, तो फ्यूल आप एक्स्ट्रा लेकर चलोगे कि रास्ते में अगर कम हो जाएगी तो आप उसको रिफिल कर सको, तो फ्यूल हो। स्पेयर पार्ट्स, आप कुछ इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट्स वगैरह लेकर जाते हो ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप उसको रिप्लेस कर सको, या कोई भी दूसरा आर्टिकल, कोई भी दूसरा सामान, इवन खाने पीने की भी जो चीजें होती है, ठीक है, ये सभी क्या है, स्टोर्स के पार्ट माने जाते हैं। वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग, जरूरी नहीं कि आप जो लेकर जा रहे हो उसे तुरंत ही आपको यूज करना है, फिटिंग करना है। आप उसको स्पेयर में लेकर जा, हो सकता है वो रास्ते में ना भी लगे, आपको स्पेयर पार्ट लेकर गए लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, पूरी जर्नी में वो जैसे गया था वैसे ही वापस लौट के आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टोर्स माना जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद कन्वेंस, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। कन्वेंस का मतलब जिसमें गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कि अगर सी रूट से हो रही है तो वेसल, एयर से हो रही है तो एयरक्राफ्ट, और लैंड से हो रही है तो व्हीकल, है ना। तो जिस भी रूट से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है, वो जिस माध्यम से हो रही है उसको बोलते हैं कन्वेंस, मतलब जिसके ऊपर लोड करके सामान हम लोग लेकर जाते हैं या लेकर आते हैं।
अगर सी रूट से हो रही है तो वेसल के थ्रू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा, एयरक्राफ्ट के थ्रू हो रही है एयर रूट से तो फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू होगा, लैंड के थ्रू अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो व्हीकल के थ्रू होगा। ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंस, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रक या रेलवे, ये सब क्या है, ये सब कन्वेंस है। चलो ये कस्टम एरिया ये सब तो मैंने आपको बता दिया। कस्टम एरिया में क्या क्या आता है देखो, कस्टम एरिया मतलब कस्टम अथॉरिटी जो है, कस्टम डिपार्टमेंट जो है उसके अथॉरिटी का जो भी एरिया होता है उसको कस्टम एरिया बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती है तुम देख लो यहाँ पर, अभी मैंने ऊपर भी पढ़ाया था ना। Custom area means any area of custom station and includes any area in which imported goods or export goods are ordinarily kept before clearance। ठीक है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि कस्टम एरिया का मतलब कस्टम डिपार्टमेंट के अथॉरिटी का जो भी एरिया होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें कस्टम स्टेशन भी आती है और साथ ही साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने वाला जो भी गुड्स है उसे जहां नॉर्मली ऑर्डिनरीली हम लोग रखते हैं वो रखने वाला जो एरिया होता है उसको भी हम लोग कस्टम एरिया ही बोलते हैं। कस्टम स्टेशन कई तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है। कस्टम स्टेशन मींस, कस्टम स्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन। कस्टम पोर्ट वेसल्स के लिए, कस्टम एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए और लैंड कस्टम स्टेशन किसके लिए, ये ट्रक या फिर ट्रेन के लिए। ठीक है, चलो इंपोर्टर, इंपोर्ट एंड इंपोर्टर, इंपोर्ट और इंपोर्टर ये क्या है, ये तो आप समझ ही सकते हो। इंपोर्ट का मतलब आपको पता ही है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कब स्टार्ट होती है, देखो इंपोर्ट ऑफ गुड्स into India commences when goods enter the territorial water of India but gets completed only when goods become a part of mass goods within the country। मतलब जब हम लोग ड्यूटी पे कर देते हैं और होम कंजम्पशन के लिए गुड्स रिलीज हो जाती है तब इंपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इंपोर्ट स्टार्ट कब होती है, जब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में एंट्री हो जाती है। ठीक है, ये चीज है इंपोर्ट, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से इंपोर्टर, इंपोर्टर क्या है भाई, इंपोर्टर देखो ये सारी बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। इंपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स at any time between their importation and at the time when they are cleared for home consumption includes any owner, यहाँ पर ध्यान देना है मेन चीज, any owner, beneficial owner और any other person holding himself out to be the importer। तो बोल रहा है जो भी सामान इंपोर्ट करके लाया जा रहा है उसके बिहाफ में जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जो सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह कैरी ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ओनर या बेनिफिशियल ओनर या किसी ओनर का रिप्रेजेंटेटिव, जो भी पेपर वर्क या फॉर्मेलिटी करेगा ओनर के या कंपनी के बिहाफ में, उसे ही हम लोग इंपोर्टर मान लेंगे। तो इंपोर्टर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि मालिक ही होना चाहिए, गुड्स का जो ओनर है वही होना चाहिए। ओनर के बिहाफ में वो किसी पर्सन को अगर ऑथराइज कर देता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव भी इंपोर्टर कहला सकता है। कोई प्रिंसिपल का कोई एजेंट है वो भी इंपोर्टर कहला सकता है। ठीक है, तो इंपोर्टर का मतलब क्या है, इंपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम बिटवीन देयर इंपोर्टेशन एंड द टाइम व्हेन दे आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन इंक्लूड्स, देखो क्या बोल रहा है, इंपोर्टर इंक्लूड्स, ये ध्यान देना, इंपोर्टर में इंक्लूड होगी, इंक्लूड्स कौन कौन इंक्लूड होंगे देखो, एनी ओनर, बेनिफिशियल ओनर और एनी अदर पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द ओनर, ओनर की तरह अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहा है ओनर के बिहाफ में वो भी। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये सब आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ लो, आपके सिलेबस में इतने सारे डेफिनेशंस तो नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशंस भी यहाँ पर दे दिया। तो ये जो टॉपिक है अपना, ये डेफिनेशन का और बेसिक कॉन्सेप्ट का हो जाता है कंप्लीट। मेरे ख्याल से अभी तक हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी में जो कुछ भी पढ़ा, मैंने पिछले क्लास में आपको कस्टम ड्यूटी की ओवरऑल स्टोरी, एक जनरल स्टोरी बताई थी, कस्टम ड्यूटी क्या है, किस तरीके से उसकी सारी ट्रीटमेंट वगैरह होती है, कैसे गुड्स आती है जाती है, बेसिक जो एक स्टोरी लाइन थी, एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। आज मैंने आपको नोट्स के थ्रू बेयर एक्ट में किस तरीके से चीजों को बताया गया है, डिफाइन किया गया है, वो सब मैंने आपको नोट्स में दिखाया और ये सब आपको याद करना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारा कस्टम का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है जिसमें डेफिनेशंस वगैरह हैं और जितने भी मीनिंग है ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। आज के क्लास के साथ साथ मुझे लगता है आपकी जो एक
अच्छी खासी कस्टम ड्यूटी के बारे में और कस्टम टॉपिक के बारे में आपकी एक अच्छी खासी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू तो बनी चुकी है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कस्टम ड्यूटी के नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, जहां पर हम लोग कस्टम ड्यूटी के कैलकुलेशन सीखेंगे और इसकी वैल्यूएशन सीखेंगे। आखिर कस्टम ड्यूटी में कौन कौन से किस किस तरह के कैलकुलेशंस किए जाते हैं और इसमें वैल्यूएशन किस तरीके से होती है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और मैं आपको कुछ और भी डेफिनेशंस बताऊंगा। कई प्रकार के कस्टम ड्यूटी होते हैं, वो वैल्यूएशन के पहले मैं आपको करवा दूंगा। कई प्रकार के सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, मैंने आपको नाम भी बताया था। ये सबके मीनिंग और डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा और इनकी कैलकुलेशन जो होती है वो बताऊंगा। आज के इस क्लास के साथ साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ कस्टम है वो होता है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ नई नई चीजों को सीखेंगे और न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे जो कि एग्जाम में आती है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।